So, yesterday we had started our discussion of poverty, and in that we had discussed two cases of poverty. One was a case of urban poverty, the story of Ram Pukar, and another case was of rural poverty, that is the story of Rajendra Singh. देखिए, दोनों ही बड़े ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल लिए गए हैं हमारे देश के हालात को समझने के लिए, और गरीबी क्या है, कहाँ किस तरह की है, उसमें क्या सिचुएशन, क्या कंडीशंस फेस करना होता है एक आदमी को, उसको बड़े ही अच्छे ढंग से इन दोनों केसेस में दिखाया गया है। तो इन दोनों केसेस को आप बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक सिंपल एक खाली स्टोरी नहीं है, मतलब इसमें बहुत कुछ फैक्चुअल आपको दिया गया है सब्जेक्ट के स्टडी के हिसाब से, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो दोनों ही केसेस को आप कई बार पढ़ेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, क्योंकि हमेशा ये आपको कहीं भी आंसर करने या कोई चीज़ में आपको हेल्प करेगा, या एक्सप्लेन करने में कहीं बातचीत। तो ये दो केसेस, इनको हमेशा दिमाग में बिठा के रखना है। दो तस्वीर आपको दी गई है, एक गांव के गरीबी की और एक शहर के गरीबी की। पॉवर्टी को समझने के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट है दोनों। एनीवे, सो दो केस स्टडीज़ के माध्यम से आपको समझाया गया है कि शहर में क्या कंडीशंस फेस करना पड़ता है किसी परिवार को, कैसे वो गरीबी के जाल में पड़ जाता है, और एक गांव में जो है व्यक्ति किस तरह से उसको अपना जीवन गुजारता है, गरीब व्यक्ति जिसके पास साधन नहीं है, तो कैसे वो गरीबी का शिकार होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्विच टू द थ्योरी पार्ट। एग्जाम्पल हमने देखा, और उससे अब हम थ्योरी में शिफ्ट करेंगे उसी चीज़ को समझते हुए। तो हमारा जो है, जो टॉपिक है, दैट इज विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। विशियस का मतलब होता है, क्या बता, बड़ा ही क्रूर, वेरी क्रूअल, वेरी बैड। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं गरीबी का दुष्चक्र, हिंदी में कहते हैं गरीबी का हिंदी में से कहते हैं, हाँ, दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र, विशियस सर्किल। हमेशा देखिए यही वर्ड आप यूज़ करेंगे। ये सब वर्ड्स जो हैं बहुत ही, मतलब स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं जो यही यूज़ किए जाते हैं, और थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, इन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड ये सब वर्ड्स हैं, जो भी अभी आपको मटेरियल में मिल रहा है। मैंने कहा ये समझ लीजिए कि आपके लिए गीता रामायण है इकोनॉमिक्स के लिए। तो बिल्कुल इन्हीं वर्ड्स को आपको याद रखना है, लिखना है, बोलना है, बोलना भी है इन्हीं वर्ड्स को। ये आपके लिए मटेरियल नहीं है, गीता रामायण, इसको समझ लीजिए। और एक एक शब्द इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको बिठा लेना है दिमाग में। सो विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र, यानी एक बड़ा ही बुरा चक्र। अब चक्र है, सर्किल आप समझते हैं कि सर्किल वी कॉल इट। तो आखिर इसे हम सर्किल क्यों कहते हैं, स्क्वायर क्यों नहीं कहते हैं, ट्रायंगल क्यों नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ लाइक अ सर्किल, हम लोग अभी समझेंगे, ऑफ पॉवर्टी। और इट इज़ अ वेरी बैड सर्किल, क्योंकि एक बार आदमी इसमें फंस जाता है तो इससे निकल नहीं पाता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं विशियस सर्किल।
और जिसको फेस करना पड़ता है, ही हैज़ टू फेस सच डिफ़िकल्ट कंडीशन इन लाइफ, इतना उसे जो है दुख और कष्ट झेलना पड़ता है, मजबूरी सहना पड़ता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं विशियस सर्किल। इस वजह से इसको विशियस सर्किल हम कहते हैं। देखिए, द मीनिंग ऑफ विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी is a situation of an automatic force in which some factors related in a circular mode are included and their consequences are continuous poverty and underdevelopment। देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको जो है कहा जा रहा है कि ये जो गरीबी होती है, इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इसको इसके जो ऐसे करने वाले, इसके जो रीजंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, द कॉजेज, वो आपस में एक सर्किल की तरह रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे सर्किल है, आप एक जगह से शुरू करते हैं घूमना, घूमते घूमते फिर वहीं पर आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो फैक्टर्स हैं, ये एक फैक्टर से दूसरा, दूसरा से तीसरा और तीसरा से फिर पहले पर आ जाता है। समझ गए? पहला से बड़े दूसरे पर, दूसरे से बड़े तीसरे पर और तीसरे से फिर आ गए पहले पर। तो इस तरह का ये जो फैक्टर्स, कॉजेज होते हैं, कारण होते हैं गरीबी के, जो कि आदमी को एक से दूसरे पर ले जाते हैं, दूसरे से तीसरे पर और तीसरे से फिर वो पहले पर ही आ जाता है। यानी जिस तरह दुनिया गोल है, वैसे ही गरीबी भी गोल है, कह सकते हैं आप सिंपल वर्ड्स, कि जिस तरह दुनिया गोल है उसी तरह गरीबी की हालत भी गोल होती है। जैसे आप अर्थ पर चलना शुरू करें तो घूमते घूमते इंडिया से चलिएगा किसी भी साइड, अगर लेफ्ट साइड चलिएगा तो यूरोप आएगा, यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से पैसिफिक पार करके ओशिनिया, और ओशिनिया के बाद फिर से एशिया में आके इंडिया में आ जाइए। तो उसी तरह गरीबी की हालत जो होती है कि एक पोजीशन से दूसरे जगह में आदमी दूसरे सिचुएशन में जाता है, दूसरे सिचुएशन से तीसरे सिचुएशन में पड़ता है और तीसरे से फिर वही पहुंच जाता है जो पहला सिचुएशन था। तो इसीलिए इसको एक सर्किल ऑफ पॉवर्टी की तरह एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसमें जो है देखिए क्या कहा जा रहा है थ्योरी में कि द मीनिंग ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहा जा रहा है कि यानी कि गरीबी का जो ये दुष्चक्र है, एक बड़ा ही खराब जो चक्र है, सर्कल है, इसका मतलब क्या है? इट इज अ सिचुएशन ऑफ एन ऑटोमेटिक फोर्स, एक अपने आप चलने वाला एक फोर्स है जो हमेशा चलते रहता है, होते रहता है, in which some factors related in a circular mode are included। तो ये एक ऐसा है फोर्स जिसमें कि कुछ ऐसे जो फैक्टर्स हैं, जो रीजंस हैं, जो कॉजेज हैं, जो कि एक सर्कुलर मोड में काम करते हैं, एक सर्किल में काम करते हैं, एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज आर कंटिन्यूअस पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट। और उसका जो परिणाम, उसके रिजल्ट क्या होता है कि हमेशा गरीबी बनी रहती है, कंटिन्यूअस पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट, और जो है विकास नहीं होता है, अंडर डेवलपमेंट होता है। नर्क्स, अ फेमस इकोनॉमिस्ट, explains the scenario of poverty as a form of vicious circle। तो ये विशियस सर्किल का कंसेप्ट किसने दिया था?
नर्क्स ने, इसको याद रखेंगे। नर्क्स जो इकोनॉमिस्ट थे वही इस सर्किल ऑफ पॉवर्टी को टर्म दिए हैं। Nurse says that vicious circle of poverty tells us that forces connected in a circular mode act and react in such a way that a poor country always remains in the situation of poverty. नर्स कहते हैं कि ये जो सर्किल ऑफ पॉवर्टी है ये हमें ये बताता है कि जो कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि एक सर्किल की तरह काम करते हैं, वो इस तरह से एक्ट और रिएक्ट करते हैं कि एक गरीब देश जो है वो हमेशा गरीबी के ही हालत में फंसा रह जाता है। अब ये जो सर्किल ऑफ पॉवर्टी है ये किसी देश के लिए भी किसी आदमी के लिए भी दोनों के लिए लागू होता है। ये अगर हम किसी देश को पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी लागू होता है। किसी एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी लागू होता है। देखिए कैसे, मैं आपको पहले सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। जैसे एक आदमी है एक आदमी है, एक परिवार है, आदमी क्या परिवार हम लोग लेके चलेंगे। तो एक परिवार है जहाँ एक हस्बैंड है, वाइफ है और बच्चा हो भी सकता है या आगे अभी नहीं हुआ है। मान लीजिए कि वो गरीब है। जैसा हमने देखा, दो केसेस गरीबी के देखे, शहर में और गांव में। किसी भी केस को हम लेके देख सकते हैं। चाहे वो शहर का गरीब है तो शहर का गरीब है, कुछ काम वाम करता है लेकिन कम पैसे, ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता है, जो उसको अच्छे से रहने के लिए काफ़ी नहीं होता है। अब मान लीजिए कि उसके बाल बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, गरीब है, कमाता तो है लेकिन ज़्यादा नहीं कमाता है, जिसके कारण वो मुश्किल से पेट भर पाता है अपना परिवार का, और कुछ सुख सुविधाएं नहीं दे पाता है उनको, पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता है। तो ऐसे में अब उसके बच्चों का क्या है कि चूँकि गरीबी है तो न वो ठीक से खाना उनको मिल पाता है, न ठीक से रहने के लिए एक ठीक ठाक आरामदायक कुछ जो है घर जैसा मिल पाता है, और न उसको कुछ सुख सुविधाएं मिल पाती हैं कि स्कूल जाए, पढ़े लिखे, कुछ सीखे। तो चूँकि गरीबी है, इस वजह से क्या होता है कि वो अपने बाल बच्चों को ठीक से पाल नहीं पाता है, तो उनका अंडर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट नहीं ना हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट आपने क्या पढ़ा कि प्रॉपर फूड हो, प्रॉपर क्लोथ्स हो, प्रॉपर शेल्टर हो, एजुकेशन हो, ये सब से ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। तो वो तो अपना ठीक है, अपना उसका तो हो रहा है। बच्चों का हम देख रहे हैं कि चूँकि गरीबी था परिवार में, इसलिए उनका अंडर डेवलपमेंट हुआ, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो न उन्हें शिक्षा मिली, न शरीर से वो ज़्यादा अच्छा डेवलप हो पाए, ठीक है। अब वो क्या है कि शरीर से भी यानी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, इस वजह से चूँकि पढ़े लिखे नहीं तो उनको ठीक ठाक कोई काम मिल नहीं पाएगा, नौकरी मिल नहीं पाएगी, और शरीर से भी बहुत स्वस्थ नहीं रहेंगे, कभी बीमार हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो अब क्या है, फिर से वो भी आगे चल के जब वो बच्चे बड़े होंगे तो काम कर ढूंढेंगे तो काम उनको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा या बिल्कुल ना पढ़े लिखे हों, और शरीर से भी बहुत अच्छे नहीं कि हाँ भाई उसका भी काम कोई करे तो शरीर। तो अब क्या है, वो भी कोई साधारण सा काम करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसमें कि न ज़्यादा पैसे मिलेंगे तनख्वाह, और आगे चल के फिर उसका भी परिवार हो जाएगा। वो भी अपने बच्चों को फिर इस वजह से इसी तरह के हालात मिलेंगे कि वो भी अपने बच्चों को न ज़्यादा कुछ दे पाएगा, और उनके बच्चों को भी न ठीक से खाना पीना मिलेगा। तो आपने देखा कि एक जो परिवार था पहले, गरीबी के कारण वो अपने बच्चों को अच्छी सुविधा नहीं दे पाया, कोई खाने पीने की, रहने की, कपड़ों की या शिक्षा पढ़ाई वगैरह की। उसके कारण क्या हुआ कि
अंडर डेवलपमेंट हुआ बच्चों का, और अंडर डेवलपमेंट से फिर वो कहाँ पहुँच गए अल्टीमेटली, फिर वो भी गरीबी की हालत में पहुँच गए। जब वो कमाई करने लायक हुए, कमाने लगे, तो पता चला उनको भी कि ज़्यादा कोई नौकरी अच्छा पैसा का मिल नहीं रहा है, कामकाज कुछ सीखे नहीं है वैसा करने लायक, तो फिर वो भी गरीबी की हालत में पड़ जाते हैं। तो उसके जो पेरेंट्स थे, और वहाँ से जो है फिर उसका अगला पीढ़ी भी गरीबी के चक्कर में फंसा रह जाता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि गरीबी के कारण मान लीजिए वो कर्ज ले लेता है किसी काम से परिवार, तो कर्ज लेता है, अब उस कर्ज का वो उसको ब्याज इतना चुकाना रहता है कि उसके चक्कर में पड़ जाता है, तो ब्याज चुकाता रह जाता है और जो है अपना फिर से वो अपना गरीबी की हालत में रह जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक गरीबी का दुष्चक्र में एक व्यक्ति की बात कहें तो पड़ जाता है, क्योंकि पॉवर्टी के कारण क्या हुआ, अंडर डेवलपमेंट हुआ। अंडर डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ, लोअर प्रोडक्शन हुआ कि नहीं। लोअर प्रोडक्शन यानी कि जो काम काज एक तरह से जो वैल्यू है, तो चूंकि पढ़ा लिखा नहीं गरीबी के कारण, तो अब जो वो तैयार हुआ है, तो जैसा काम करता है उस काम का कोई खास वैल्यू नहीं है, तो उसको हम कह सकते हैं लोअर प्रोडक्शन। अगर वो पढ़ा लिखा रहता, अच्छा काबिल रहता, तो जो काम करता उसका बहुत वैल्यू होता, हायर प्रोडक्शन होता। लेकिन चूंकि उसने कोई काम काज सीख नहीं पाया, पढ़ लिख पाया नहीं, तो जो काम करता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। साधारण काम, मैनुअल काम कुछ करेगा, मेहनत मजदूरी। तो लोअर प्रोडक्शन, और लोअर प्रोडक्शन के कारण क्या है कि फिर उसका इनकम लो है, तो फिर वो पॉवर्टी में ही फंसा रहेगा। तो एक इंडिविजुअल के लेवल पर आपने देखा कि किस तरह से जो है पॉवर्टी के कारण जो है अंडर डेवलपमेंट होता है, अंडर डेवलपमेंट के कारण लोअर प्रोडक्शन होता है, लोअर प्रोडक्शन के कारण लोअर इनकम होता है, लोअर इनकम के कारण फिर से उसको कैपिटल नहीं होता है, तो पॉवर्टी में फंसा रह जाता है। तो एक व्यक्ति के केस में समझ गए आप। इसी तरह एक कंट्री के केस में होता है। ठीक है, देखिए आइए यहाँ देखते हैं। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि नर्क्स सेज दैट विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी tells us that forces connected in a circular mode act and react in such a way that a poor country always remains in the situation of poverty. Though there are many types of vicious circle, yet the two main types have been illustrated in the pictures 3.4a and b. तो सर्किल ऑफ पॉवर्टी जो होता है वो कई तरह से बनाए जा सकते हैं या बनाए गए हैं इकोनॉमिस्ट के द्वारा। वो दिखाने का तरीका कई है, जैसे मैंने आपको एक फैक्ट एक्सप्लेन किया, वो भी एक तरीका है। तो कई, लेकिन जो नर्क्स ने जो दो स्टैंडर्ड जो मेन टाइप के सर्किल ऑफ पॉवर्टी बनाए, वो यहाँ दिए गए हैं पिक्चर में, पिक्चर 3.4a और पिक्चर 3.4b। इनको आपको जो है बना लेंगे अच्छे से नोट्स में और बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ए को देखते हैं। जो है पिक्चर ए शोज दैट इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री द प्रोडक्शन इज लोअर। देखिए, जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, किसी देश को ले लीजिए, जैसे बांग्लादेश को ले लीजिए, श्रीलंका को ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए। तो कह रहा है कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो क्या होता है, चूंकि वो डेवलप्ड नहीं, इस कारण क्या होता है, उसका प्रोडक्शन लो होता है। क्योंकि डेवलपमेंट है नहीं, वहाँ ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह है नहीं, इंडस्ट्रीज है नहीं, आदमी लोग पढ़ा लिखा हुआ ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कामकाज अच्छा करने के लिए, तो वहाँ का प्रोडक्शन लो होता है।
तो इसके कारण क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली द रियल इनकम इज ऑल्सो मीएगर और लेसर। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डायग्राम ए में है अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट से क्या हो रहा है, लोअर प्रोडक्शन। लोअर प्रोडक्शन से आगे क्या हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा तो कमाई भी कम होगा। भाई जब आप कम बनाएंगे या क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का नहीं बनाएंगे चीज़, तो उसका पैसा भी कम मिलेगा आपको, तो लोअर इनकम हो जाता है। तो कॉन्सिक्वेंटली द रियल इनकम इज ऑल्सो मीएगर और लेसर। दैट इज वाई people make lower savings। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको डायग्राम को देखिए, 1 मिनट। ओके। हाँ, तो यहाँ जो है आप देखेंगे कि हाँ बता रहे थे कि किसी कंट्री में अगर अंडर डेवलपमेंट होता है तो उसके वजह से वहाँ प्रोडक्शन लो होता है, और प्रोडक्शन लो होने के कारण वहाँ के जो इनकम होती है लोगों की वो लो होती है, मेगर होती है, लेसर होती है। दैट इज वाई पीपल मेक लोअर सेविंग्स, दैट ऑटोमेटिकली मीन्स लोअर इन्वेस्टमेंट और लेसर कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए कि जैसे हम बात कर रहे थे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इस तरह कोई देश की, वहाँ चूँकि अंडर डेवलपमेंट है तो वहाँ ज़्यादा फैक्ट्रीज और ट्रेंड लोग नहीं हैं, तो जो काम करते हैं उसका प्रोडक्शन लो है। लो प्रोडक्शन के कारण वहाँ के लोगों की इनकम भी लो है। अब इनकम लो होगी तो नेचुरल है कि सेविंग्स भी लो होगा। अगर इनकम कम होगी, आमदनी कम होगी, तो सेविंग भी लो होगा उनका, ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगे, बचत नहीं कर पाएंगे। जब बचत नहीं कर पाएंगे तो उनके पास आगे कोई काम करने के लिए या कहीं कुछ विकास करने के लिए पैसा भी नहीं होगा। आखिर आदमी, मैंने आपको बताया है कि कैसे आखिर काम होता है। तो आप कोई बिजनेस कोई कर रहा है, उससे जो उसको पैसा जमा हुआ, प्रॉफिट्स जमा हुए, सेविंग्स उसका हुआ, उसको वो आगे और कुछ डेवलप करने के लिए अपना इन्वेस्ट करता है। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो आगे कुछ नया चीज़ का बढ़ाने में या और बड़ा करने में बिजनेस को यूज़ नहीं कर सकता है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो उसी तरह यहाँ एक कंट्री की बात कही जा रही है कि लोगों के पास जब सेविंग्स नहीं होगा, क्योंकि उनके पास इनकम कम है, अब इनकम कम है तो सेविंग्स भी कम होगा उनका, और सेविंग्स कम होगा तो इसका मतलब आगे अपना कुछ बिजनेस को, यानी देश में फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करने के लिए पैसा नहीं रहेगा। पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा जो उनके पास बचा होगा, जमा होगा, वही ना, उसी पैसा को यूज़ करेंगे आगे। तो जब पैसा नहीं है
तो आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे डेवलपमेंट के लिए, यानी कैपिटल उनके पास नहीं होगा, पूंजी नहीं होगा आगे कुछ नया काम करने के लिए। द कंट्री विथ लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अंडर डेवलप्ड। तो जब कैपिटल नहीं होगा कुछ नया करने के लिए, कुछ बढ़ाने के लिए, तो जो जैसे है वैसे ही चलता रहेगा, बल्कि और उसमें भी धीरे 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 उसका मतलब डेप्रिसिएशन होता है, उसमें कमी आती है, क्योंकि जैसे जैसे यूज़ होता है कोई भी सामान उसका क्वालिटी डाउन होता है, ख़राब होता है धीरे धीरे। डेप्रिसिएशन उसको कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में। कोई मशीन इस्तेमाल होगा तो वियर एंड टियर धीरे धीरे घिसता है, ठीक है। कोई भी चीज़ इस्तेमाल से धीरे धीरे उसमें डिग्रेडेशन होता है, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं इकोनॉमिक्स में। तो जो भी पहले चल रहा था वो भी धीरे धीरे डिप्रिशिएट हो रहा है, उसका भी लॉस हो रहा है धीरे धीरे। तो आपके पास कैपिटल नहीं है, आप उसमें और उसका न सुधार कर पाइएगा न नया ला पाइएगा, तो क्या होगा, जो आपकी व्यवस्था है वो भी धीरे धीरे और खराब होती जाएगी। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि द कंट्री विथ लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अंडर डेवलप्ड, तो वो अंडर डेवलप्ड ही रहेगा। एंड द प्रोसेस गोज ऑन इन अ सर्कुलर मोड, और ये प्रोसेस एक सर्किल में चलते रहता है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था अपने देश का, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी अभी क्या कर रहे हैं, या सरकार भारत की क्या कर रही है, और सभी राज्यों की सरकार भी, वो बिजनेसमैन को बुला रहे हैं बाहर से, मीटिंग करते रहते हैं, सबमिट करते रहते हैं कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हमारे यहाँ फैक्ट्री खोलिए, हमारे यहाँ ये इंडस्ट्री लगाइए, वो इंडस्ट्री लगाइए, हम आपको हर तरह की सुविधा देंगे, अच्छे रोड है हमारे यहाँ, बिजली देंगे आपको, सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की आपको मिलेंगी, सब्सिडीज़ मिलेंगी, जो भी है। तो देख रहे हैं कि बीच में जब सरकार चल रही थी 2-3 साल पहले की बात, हर जगह खाली सबमिट हो रहे थे। गांधीनगर में सबमिट हो रहा है, तो दिल्ली में हो रहा है, तो बॉम्बे में हो रहा है, तो लखनऊ में हो रहा है, सब राज्य भी अपने अपने स्तर पर कर रहे थे, राज्य सरकारें भी, बिहार में भी हुआ, पटना में कोई जगह। तो हर राज्य कर रहा है या देश की सरकार कर रही है, क्या? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए पैसा, इन्वेस्टमेंट। अब अभी आपने पढ़ा कि डेवलपमेंट कैसे होगा, जब सड़कें अच्छी होंगी, रेलवे लाइंस बेहतर होंगे, ठीक है, ब्रिजेस बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है बेहतर होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस बनेंगे जहां लोग और ज़्यादा पढ़ लिख के अच्छे से क्वालिफाइड होकर निकल रहे हैं, कॉलेजेस बनेंगे, तो इस तरह से डेवलपमेंट होगा, जिसको हम कहते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पब्लिक का मतलब सबका है, देश का है, जनता का है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है रेलवेज, रोडवेज, ब्रिजेज, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पावर प्रोडक्शन, प्लांट्स वगैरह, सारा चीज़ जो है पूरा। तो जब नेचुरल बात है, बेहतर सड़कें होंगी, बेहतर बिजली की व्यवस्था होगी, बेहतर जो है पुल वगैरह होंगे, बेहतर जो है, तो देखिए इतना जो चल रहा है, सबसे पहले रोड्स पर काम, मैंने आपको सारा कहानी बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि रोड्स, इसीलिए आज पूरे देश में अच्छी सड़कें बनाई गई हैं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, रोड अच्छा होगा तो देखिए हर जगह, अभी हम ही लोग कल आपस में बात कर रहे थे, ये बेउर का ही जो आप आते हैं सड़क देखते हैं कि इतना बढ़िया बन गया है, अब इसकी वजह से यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, ई रिक्शा वगैरह अब यहाँ से अंदर भी जाने लगे हैं, अंदर अंदर जो है इंटीरियर एरियाज़ में भी यहाँ चलने लगे हैं, ठीक है, मार्केट बन गए हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं, बिल्डिंग्स बने हैं तो उनमें मार्केट लग रहे हैं, अंदर अंदर तक बढ़िया अपार्टमेंट्स बन गए हैं, मार्केट्स बन गए हैं, ऑफिसेज खुल रहे हैं, बैंक खुल गए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कल ही आपस में बात कर रहे थे कि देखिए भाई कितना यहाँ ई रिक्शा अब चलने लग गया है, रेगुलर बिल्कुल सर्विस हो गई है अंदर तक जाने के लिए, क्योंकि तो हमने कहा कि हाँ, चूँकि रोड अच्छा हो गया है, आसानी हो गई, लोगों को आने जाने की सुविधा हो गई, अच्छी सड़क हो गई, तो अच्छी सड़क होने से बिल्डिंग्स बन गए, शॉप्स बन गए, मार्केट्स बन गए, तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया। पहले कुछ नहीं था तो लोग आना जाना नहीं उतना करता था, जिसको ज़रूरी होता था वही अपना गाड़ी से आता जाता था आदमी। तो कहने का मतलब है कि रोड्स जो हैं वो डेवलपमेंट का पहला लिंक होता है।
तो इसी तरह आज पूरे देश में गांव-गांव में अच्छी सड़कें बना दी गई हैं। अच्छी सड़कें बनने से क्या होता है कि लोग आना जाना शुरू करते हैं। लोग आना जाना शुरू करते हैं तो उनको देखते हैं लोग कि भाई लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अपना 10 तरह का दुकान ठेला लगाना शुरू करते हैं कि भाई कोई आएगा रुकेगा खाएगा पिएगा कुछ खरीदेगा, बिस्कुट टॉफ़ी सिगरेट पान जो भी है। उससे धीरे धीरे फिर वहाँ डेवलपमेंट शुरू हो जाता है उस गाँव का, उस जगह का। तरह तरह के साइकिल पंचर तो टायर तो सर्विसिंग तो मैकेनिक, ठीक है, तो खाने पीने का दुकान जो है तरह तरह का खुलना शुरू हो जाता है रोड के किनारे। तो इस तरह से डेवलपमेंट, तो रोड जो पहला स्टेप है। अब पूरे देश में अच्छी सड़कें, और सड़क बनाने में काफ़ी खर्च आता है। एक क्वालिटी का सड़क, अच्छा सड़क बनाने में काफ़ी खर्च आता है। आप देखते हैं पटना जैसा शहर है कि सड़क बनता नहीं कि टूटना शुरू हो जाता है। इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें बनती हैं, चौड़ी सड़कें बनती हैं, लेकिन तुरंत देखिए यहाँ गांव का हम देखें सड़क बना हुआ एक बार बन गया है तो वो मेंटेन रहता है लंबे समय तक। जबकि पटना शहर का सड़क देख लीजिए कि इतना बढ़िया बनता है लेकिन 1 महीना नहीं टिकता है। कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक है। इतनी बड़ी बड़ी विशाल गाड़ियाँ चलने लगी हैं रोडों पर कि डर लगता है। आप चल के देखिए बगल से कोई बड़ा जाएगा कार्गो वाला ट्रक वगैरह तो लगता है कि एकदम क्या जा रहा है भाई। और बड़े बड़े, और कल तो हम एक वीडियो देख रहे थे उसमें तो देखे कि बाप रे इतना विशाल है, लग रहा था कि ट्रेन का 2-3 कोच जोड़ दिया जाए उतना लंबा कंटेनर उसमें हम देखे पहली बार ऐड में। और उसमें दिखाया कि एक लड़की भी वैसा ही कार्गो चला रही है, तो दूसरा लंबा कार्गो ट्रक आया उसको पास करने के लिए वो हॉर्न दिया कि साइड हो जाइए पास करना है, बहुत लंबी गाड़ी है। तो उसने अपना कंटेनर साइड कर लिया तब वो पास हुई उतनी लंबी, क्योंकि लंबा है वो आसानी से। हम ही देखे कई बार यहाँ निशाबाद गोलंबर पर मुड़ना रहता है, इतनी लंबी लंबी गाड़ियाँ रहती है कि हट जाते हैं अलग, क्योंकि कई बार देख चुके हैं कि वैसे में एक्सीडेंट दब जाता है, मुड़ता है साइड वाले को पता नहीं चलता और फिर वो दब जाता है उसके नीचे, क्योंकि बहुत लंबी गाड़ी होती है। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है पटना में हैवी गाड़ियों का कि रोड, और थोड़ा तो करप्शन तो है ही, रोड बनाते नहीं है उस तरह से जो इतना। या दूसरी बात है कि इतना वो लोग उस हिसाब से डिमांड से बनाए नहीं रहते कि इतना हैवी हैवी गाड़ियाँ इस पर चलेगा। बनाने वाले एक जनरल क्वालिटी का बना देते हैं, या अच्छा भी बनाते हैं तो लोड इतना ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जितना डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब कंपनी अपना अपना कार्गो वगैरह चला रही हैं, भेज रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। आज बाईपास आप यहाँ देख लीजिए हालत क्या है। सुबह 6 बजे से लगता है बड़े बड़े ट्रक्स का लाइन लग जाता है। हम सुबह 6 बजे का आपको बता रहे हैं, जाते हैं तो लगता है कि जैसे कि 10-11 बजे का ट्रैफिक है, उस तरह का हाल 6 बजे रहता है। यहाँ ट्रक्स का लाइन लगा रहेगा 5 बजे 6 बजे से, जाम रहेगा हुआ। तो इतना ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी तो नेचुरल है कि रोड्स टू डैमेज हो जाता है। जो कहने का मतलब है कि देखिए रोड्स है तो गाड़ियाँ भी आने जाने लगी हैं, सभी अपना अपना गाड़ियाँ से मंगा रहे हैं, सामान मंगा रहा है जा रहा है, इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं कि। तो रोड जो है सबसे बेसिक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए है, ब्रिजेज है। अब रोड्स तो एक सिंपल रोड हो गया, देखिए देश में चौड़ी चौड़ी सड़कें, हर जगह 4 लेन बन रहा है, हर जगह 6 लेन एक्सप्रेसवेज बन रहा है हर जगह। अब सब जगह देखिए 4 लेन लगभग सब जगह बन चुके हैं, 4 लेन एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं कितने सारे, मेट्रोज का काम चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रोडक्शन का जो है नया नया सोलर प्लांट्स और क्या क्या सब जगह लग रहा है, पावर प्लांट्स। तो इतना सब इन्वेस्टमेंट, अब इस सब में पैसा लगता है, पैसा कहाँ से आएगा भाई एक बात बताइए। इतना मेट्रो का काम कराने के लिए, मेट्रो काम के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है? सब लोन पर आ रहा है पैसा, पैसा लोन पर आ रहा है। तो मेट्रो का काम चल रहा है इतने शहरों में, रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, गंगा के देखिए कि नया पुल बन रहा है जो है, कई जगह नए पुल बने हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी, इसीलिए तो हमें पैसे की ज़रूरत है। आज से 10 साल 15 साल पहले जो है एस्टिमेट किया गया था कि हमें बहुत पैसा चाहिए, मतलब $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आज से 15 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ।
500 बिलियन डॉलर या 1000 बिलियन डॉलर की ज़रूरत थी। इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये इन्वेस्टमेंट कितना बात है। अभी तक हम टारगेट कर रहे थे कि 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी हो जाए, यानी टोटल इकोनॉमिक का हमारा जो प्रोडक्शन है वो 1 ट्रिलियन हो जाए। अब 5 ट्रिलियन की तरफ हम लोग टारगेट कर रहे हैं, और 1 ट्रिलियन का तो आपको खाली इन्वेस्टमेंट आप खोज रहे थे। तो उतना पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के पास तो पैसा है नहीं, और बिहार सरकार की तो हालत और भी ख़राब है, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये इतना पैसा, इसीलिए इतना सब लोग जो है फंसाने में लगे हुए हैं। ये सब चारा डाल डाल के फंसाने वाले, जैसे मछली मारता है आदमी चारा डाल के, वैसे बिजनेसमैन को फंसाया जाता है कि जितने अंडानी अंबानी और बाहर के जितने बड़े बड़े हैं सब बिजनेसमैन, उन सब को ये मीटिंग में चारा डाला जाता है, आइए आइए फंसाने के लिए, आइए आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। तो अब वो भी अपना देखभाल के इन्वेस्ट करेगा भाई, कोई अपना पैसा ऐसे कहीं थोड़े फंसा देगा। फंसा दिया और उससे फ़ायदा मिल नहीं रहा, पैसा मेरा फंस गया, डूब गया। तो इतना ज़्यादा ये लोग ताम झाम किए, कोशिश किए, और उसके लिए 10 तरह का मैनेजमेंट झाल झोल किए कि जो है ये है, इतना डेवलपमेंट होगा इंडिया का, इससे कहवाए उससे कहवाए। IMF चीफ कह रही है, तो वर्ल्ड बैंक का चीफ कह रहा है, तो वो कह रहा है कि अरे इंडिया बहुत डेवलप करने वाला है, बहुत डेवलप करने वाला है। ये सब मोदी का टैक्टिस था, ये सब बिजनेस टैक्टिस होता है बहुत। तो उससे कहवाए झोल झाल पूरा अपना इकोनॉमिक डेटा में कर दिए कि हाँ हमारा इतना हो रहा है डेवलपमेंट, उतना हो नहीं रहा था कुछ, लेकिन दिखाया, ताकि इन्वेस्ट उनको बुलाना ज़रूरी है ना, फंसाना ज़रूरी है बिजनेसमैन को। तो इतना ज़्यादा सबमिट वगैरह किए, वो लोग भी कह देता हाँ हाँ अगले 5 सालों में हम लोग इतना करेंगे, अगले 10 सालों में हम लोग इतना करेंगे। वो लोग भी कम चालाक थोड़े है, वो इसी धंधे में है दिन रात। तो वो लोग भी, सब कंपनियां आता है, सबमिट होता है, खाया पिया हाथ मिलाया सबसे, और फिर कह दिया हाँ 10 साल में हम लोग $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। अब वो 10 साल देखते रहिए। तो रियल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं खास हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन जितना जिस तरह से इतना हाइप करके, इतना दिखा के और उसको प्रमोट करके कि हाँ इतना सबमिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर तो योगी जी भी उसमें तेज अब हो गए हैं, मोदी जी के स्टाइल में भी छापने लगे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इतना आखिर ठीक है, मैं कह रहा हूँ सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ भाई, वो अपने तौर पर जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं। और एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर, जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेसमैन भाई अपना फ़ायदा देख के करेगा भाई, वो बिजनेस के लिए है, वो थोड़े सेवा, समाज सेवा, देश सेवा के लिए लगा हुआ है। वो तो अपना फ़ायदा कमाने के लिए है, बिजनेस कर रहा है, तो पैसा वहीं लगाएगा। आप विश्वास नहीं करिएगा कि हमारे देश में ही इतना पैसा है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। आप नहीं, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, जो इकोनॉमिक्स बहुत अंदर पढ़ते हैं और जानते हैं उसकी डेप्थ। देश में इतना, हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं वो जाके बाहर में पैसा लगाते हैं। ये जितने अंबानी और इस तरह के लोग हैं हमारे देश के, ये सब बाहर पैसा लगाते हैं, क्योंकि वहाँ फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, बाज़ारों में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। ये लोग अपने देश में ही पैसा नहीं लगाते हैं जितने हैं। अंबानी जानते हैं, पूरे अमेरिका का सारा सिनेमा हॉल, बड़ा बड़ा सब डायरेक्टर सबको खरीदे हुए हैं। जितना अमेरिका में सिनेमा हॉल है सब अंबानी का है। इसने खरीद लिया था आज से 15-20 साल पहले सारे सिनेमा हॉल को वहाँ के। स्टीवन स्पिलबर्ग जैसे जो टॉप टॉप का डायरेक्टर है वर्ल्ड का, उसको खरीदे हुए। तो ये लोग जितना हमारे यहाँ का पैसा है वो लगाते हैं बाहर में, वो खुद ही अपने देश में नहीं लगाते हैं पैसा, इसलिए क्योंकि वो देखते हैं यहाँ लगाएंगे हमें मिलेगा क्या, वहाँ लगाएंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा, तो वहाँ पैसा लगाते हैं। तो यहाँ के लोग वहाँ पैसा लगा रहे हैं और वहाँ के लोग यहाँ पैसा लगवाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से चल रहा है झोल झाल। तो मोदी जो है बहुत इसमें अपने यहाँ के भी लोगों को जो या बाहर से बुलाने के करते हैं कि हाँ भाई इंडिया में पैसा लगाइए, इंडिया में लगाइए, इंडिया में ये होगा वो होगा। खैर, कहने का मतलब है कि जो यहाँ के लोग पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो, सेविंग हो, जो कहिए, तो उसी से ना आप उसको यूज़ करके आगे अपने देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर यहाँ लगेगा तो
वही चीज यहां कहा जा रहा है कि अगर अंडर डेवलपमेंट होगा तो प्रोडक्शन भी लो होता है, क्योंकि आप डेवलप नहीं है, आपके इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो आपका प्रोडक्शन लो हो रहा है। प्रोडक्शन लो हो रहा है तो आपका इनकम, रियल इनकम जो है वो लो हो जाता है। ठीक है, इनकम लो हो जाएगा, नेचुरल बात है, आपका एक जीडीपी ज़्यादा नहीं होगा। और इनकम जब लो है तो सेविंग भी लो होगा, नेचुरल बात है। जब आपका कम कमाई ही कम होगा तो आप बचत ज़्यादा कहाँ से करिएगा। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी कोई आदमी है जो महीने में 10,000 रुपया कमाता है, तो 10,000 अगर महीने में कमाता है तो वो कितना बचा पाएगा महीने, बोलिए। मुश्किल से 1,000 बचा पाएगा कि ज़्यादा बचा पाएगा। जब उसकी टोटल अर्निंग ही 10,000 है तो सब चीज़ खर्च करने के बाद 1,000 बचा ले, वही बहुत है उसके लिए। 1,000 बचा ले, 2,000, 1,000 भी मुश्किल है, 10% काफ़ी होता है बचत। तो जहाँ इनकम कम होगी तो वहाँ अपने आप सेविंग्स कम होगी। तो जब हमारे देश की अगर हम बात करें तो देश का जब रियल इनकम कम होगा तो सेविंग्स भी लो होगी। जब बचत कम होगा तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट कहाँ कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी आपका कम हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मान लीजिए, और मैं मंथली इनकम मेरी 50,000 है, मान लीजिए कि मेरा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, रेस्टोरेंट चलाता हूँ और मेरा मंथली अर्निंग जो है वो 50,000 है। इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की नहीं, इनकम की। तो इनकम अगर आप मेरा 50,000 है तो मैं सेविंग उसमें कितना कर पाऊंगा, हार्डली 5 to 10,000। और 5 to 10,000 सेविंग कर पाऊंगा, और मैं कल को सोचता हूँ कि मैं एक नया किचन बढ़िया बनाऊँ, मॉड्यूलर किचन बनाऊँ, स्टाफ को रखूँ, अच्छा मैं लाऊं, किचन का जो अप्लायंस वगैरह होता है बनाने के लिए, तरह तरह का खाना, गैस स्टोव, तरह तरह का स्पेशल सब आता है जो कि लाखों का आता है। तो क्या मैं लगा पाऊंगा? जब मेरी मंथली सेविंग है 5,000 रुपीज़, तो मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाखों का कर पाऊंगा? साल भर का भी जमा करेंगे तो 60-70 हज़ार, 80,000 रुपया होगा, और पता चलेगा कि एक चाहिए 2-3 लाख का आता है। तो मैं फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। सोचता है आदमी कि हाँ मैं अपना रेस्टोरेंट को और अच्छा चलाऊं, बड़ा करूं, नया नया चीज़ लाऊं, तो और तो जब इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा तो उसके पास कैपिटल नहीं होगा, पैसा जमा ज़्यादा होगा नहीं, या उसका कैपिटल नहीं होगा। वो पुराना रेस्टोरेंट, जैसे पुराने गैस स्टोव वगैरह पे खाना बन के चल रहा है, मिक्सी विक्सी में चल रहा है बन के, वैसे ही चलाना पड़ेगा, तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यानी जिस हालत में वो चल रहा है वैसी ही हालत में चलने के लिए मजबूर हो जाएगा, या उससे भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए एक मैं चलिए ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो इसी तरह जो फर्स्ट है डायग्राम ए, यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे उस टर्म्स में कि यहाँ क्या है कि अंडर डेवलपमेंट जो है उससे लोअर प्रोडक्शन हो रहा है, लोअर प्रोडक्शन से लोअर इनकम हो रहा है, और लोअर इनकम से लोअर सेविंग्स हो रहा है, लोअर सेविंग्स के कारण लोअर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और लोअर इन्वेस्टमेंट के कारण लैक ऑफ कैपिटल है, वहाँ कैपिटल नहीं है, और कैपिटल जब नहीं है तो नेचुरल डेवलपमेंट नहीं होगा, जैसा था वैसा रहेगा, अंडर डेवलपमेंट। ये डायग्राम ए है। अब हम देखते हैं डायग्राम बी। बी भी वही है, थोड़ा सा उसको खाली तरीका है। यहां क्या दिखा रहा है, देखिए, पिक्चर बी शोज दैट प्रोडक्शन इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री रिमेन्स लो। अभी हमने डिस्कस किया कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, म्यूट कर लीजिएगा, अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो वहां का प्रोडक्शन लो होगा, प्रोडक्शन लो होगा तो इनकम भी लो होगा। एज ए रिजल्ट द रियल इनकम इज ऑल्सो लोअर, जो आप पिछले डायग्राम में भी देख चुके हैं कि प्रोडक्शन लो होगा तो इनकम लो होगा। जब वहां के लोगों का इनकम लो होगा तो उनके पास चीजें खरीदने के लिए ज्यादा पैसा होगा। अब हम लोगों की बात कर रहे हैं
कि वहाँ के लोगों का इनकम लो है। इनकम लो है, साधारण आदमी को ले लीजिए आप, जैसे कि टेम्पो चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, इस तरह ले लीजिए कि उनके पास इनकम लो है, तो वो महंगी चीज़ें या बढ़िया चीज़ें खरीद सकते हैं बाजार से? नहीं खरीद सकते। तो सो व्हेन द रियल इनकम ऑफ पीपल इज लो, द डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस, तो डिमांड भी कम हो जाता है। अब ऐसी जगह जहां लोगों का इनकम लो है और वहां आप बढ़िया बढ़िया महंगा कंपनी सबका सामान वगैरह बेचने का लगा ले, बिकेगा वहां एसी कूलर जो है? नहीं बिकेगा। वहां एसी का आप खोल लीजिए, कौन खरीद रहा है एसी? तो डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि इनकम कम है तो डिमांड भी कम रहेगा सामान का। सो द रेंज ऑफ मार्केट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, तो मार्केट में जो है वो क्या होता है कि मार्केट छोटा होता जाता है, मार्केट छोटा होता जाता है। अभी देखिए हम आपको बता रहे हैं, कल गए हुए थे, यहीं पर है हल्दीराम का रेस्टोरेंट है, वहाँ गए हुए थे, ऐसे ही मन हुआ रात में कि कहे मैडम कि चलिए कुछ खाते हैं, ऐसे ही हल्का चाउमीन वगैरह कुछ भी, तो चलिए भाई। तो वहाँ गए, तो वहाँ देख रहे हैं, हम गए थे उस समय हो गया था थोड़ा गए हुए, और शुरू में जब नया नया खोला था तब गए थे, बहुत बढ़िया खुला था, बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना वाना अच्छा दे रहा था, खाए थे। फिर एक पिछली उससे अभी लास्ट बार जो पिछली बार गए थे तब गए थे तो कोरोना के बाद का समय था, तो थोड़ा उसकी हालत ख़राब थी, तो खाना उतना बढ़िया दिया था लेकिन उतना बढ़िया नहीं दिया था, वो तो खैर कोरोना के बाद का समय था। और फिर अभी कल गए तो देख रहे हैं कि उसके यहाँ हम काउंटर पर जैसे ही पहुँचे, एक फैमिली आ गया कि अरे भाई क्या डोसा तुम लोग दे दियो, पैसा वापस करो सब, ये सब ठंडा डोसा दे दिया, ये है मूड ख़राब कर देते हो तुम लोग, और आता है आदमी कुछ एंजॉय करने के लिए, समय भी बर्बाद होता है, तुम लोग मूड भी ख़राब कर देते हो। तो उसने शायद खावा भी लिया था या पता नहीं क्या जो भी है, हम तो नहीं, हम तो काउंटर पर थे, तो वो लोग फैमिली था, 3-4 लोग थे मतलब, और बेचारा पैसा लौटाया फिर जाके कन्फर्म करके। तो फिर हम भी सोच में पड़ गए कि भाई यहाँ तो शिकायत ही हो रहा है, जाएँ कि नहीं, फिर उनका चलिए खाते हैं, तो खैर ठीक ठाक। लेकिन गए देखे तो देखे हैं कि मेंटेनेंस नहीं है, बोल रहा है कि वो ही बोल रहा था कि जो है क्या स्टाफ रख लिए, वो बोला कि हमको टाइम पास मतलब पार्ट टाइम में रख लिए हैं, अभी हम रेगुलर स्टाफ नहीं है इसलिए हमको बनाने उतना नहीं अच्छा आया है, ये हुआ। हम भी सुन के फिर गए वॉशरूम वगैरह उसका, गए हाथ वाथ धोने तो देख रहे हैं कि सब कहीं लीकेज हो रहा है, बाथरूम वगैरह ठीक से मेंटेन, तो समझ में आ जाता है उतना। हालांकि ठीक ठाक फिर भी चल रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा था, लेकिन मतलब जिस तरह का उसको चलना चाहिए था वैसा चल, जिस तरह का सेटअप किया है अच्छा बनाए हुए हैं, ठीक जगह पर भी, लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, सब है, लेकिन उसके बावजूद उतना ये नहीं है। तो बात है कि अभी देखिए अब उसके क्या है कि प्राइसेस अच्छा खासा है, प्राइसेस जो है रेट काफ़ी हाई है। तो अब लोगों का जब इनकम, अभी बिजनेस डेवलप नहीं हुआ है उस एरिया में, अभी भी जो एरिया है इधर तो देखने के लिए डेवलपमेंट लग रहा है, हाँ हाँ नए नए बहुत सारे शोरूम ये सब खुल गए हैं, लेकिन इनकम नहीं, क्योंकि उतना लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो सबका बिजनेस डाउन है अभी, तो कहाँ से उतना अफोर्ड करेगा आदमी महंगा महंगा जो इन लोग का रेट होता है। और ये भी नहीं है कि मतलब हम उसको ब्लेम कर रहे हैं कि भाई वो भी अपना सेटअप वगैरह, वरना हाई फाई जैसे दिल्ली वगैरह में रहता है उस तरह से सेटअप किया है, सब बढ़िया बन कर रहा है, लेकिन अब उस तरह से खोला बनाया, लेकिन उस तरह का जो है डिमांड नहीं आया लोकल, तो उसका चलाना भी मुश्किल हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, देख रहे हैं कि स्टाफ ही आपस में झगड़ रहा है। कल हम लोग के सामने काफ़ी लेट किया सर्विस, हम तो इरिटेट हो गया, लगा कि कैंसिल भी 2-3 बार बोल दी कि हम जा रहे हैं कैंसिल करके जो है, और भी लोग था सब इरिटेट हो रहा था कि इतना लेट कर रहे हो, सर्विस नहीं दे रहा है, उसका आपस में झगड़ा कर रहा है, स्टाफ आपस में झगड़ना शुरू कर दिया है, वो लोग अंदर में क्या ना क्या, कि सामान नहीं टाइम से दे रहा है और लोग पर कस्टमर वेट कर रहे हैं लोग। तो कहने का मतलब था कि देखिए मैं यही आपको बता रहा था कि चूंकि जो लोग आ रहे हैं दे डिमांड गुड सर्विस, देर आर वेरी फ्यू पीपल रेडी टू पे सच हाई प्राइसेस, ठीक है, और उस वो भी आ रहे हैं तो उनको आप ठीक से सर्विस नहीं दे रहे हो, तो फिर नेचुरली यू विल लूज योर कस्टमर्स। हम कई लोग कैंसिल भी करा लिया ऑर्डर, बहुत लोग, मतलब सोचिए कि आप 8-10 लोग खड़ा होकर बोल रहा है कि हम कैंसिल करा लें, कैंसिल करा लें, हम ही आपस में डिस्प्यूट हो गया, हम कहें कि इतना देर लग रहा है भाई क्या बात है, खाने आए हैं कि यहाँ पर मतलब जो है
तो काफ़ी टाइम लगाया। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि तो क्या होता है कि ऐसे में आपका फिर डिमांड कम हो जाएगा, लोग आपके यहाँ आना कम कर देंगे। ठीक है, डिमांड कम हो जाएगा तो आपका जो मार्केट है वो भी सिकुड़ जाएगा। ठीक है, आपका जो मंथली जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है, यही यहाँ पर एक कंट्री के भी केस में बताया जा रहा है कि व्हेन द रियल इनकम ऑफ पीपल इज लो द डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। डिमांड कम हो जाएगा। आप यहाँ पर बढ़िया 5 स्टार होटल खोल लीजिएगा तो 5 स्टार होटल में कोई जाएगा यहाँ पर रहने? कौन जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं उनका उतना इनकम नहीं है कि वो 5 स्टार में जाके अफोर्ड करें। तो यहाँ 5 स्टार होटल खोलना बेवकूफ़ी है, और अगर कोई खोलेगा इस तरह का तो वो फिर अपना पैसा ही डुबाएगा भाई। ठीक है, तो वही हाल है कि द मार्केट गेट्स, उसको हम कहते हैं कि मार्केट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, क्योंकि मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब क्या होगा कि जब लोगों का इनकम लो है तो डिमांड कम करना शुरू कर देंगे, डिमांड कम करना शुरू कर देंगे तो फिर महंगा सामान वगैरह बिकना बंद हो जाएगा। जो सिर्फ बेसिक गुड्स हैं वही सब बिकेंगे, जो नेसेसिटीज़ होंगी लोगों की, या जो कम प्राइसेस पर होंगे, सिर्फ वही चीज़ें लोग खरीद पाएंगे या खरीदेंगे। महंगी चीज़ें या लग्जरी गुड्स वगैरह नहीं खरीद पाएंगे। तो जब उन चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे दुकानदार ऐसी चीज़ों को लाना बंद कर देंगे। दुकानदार ऐसी चीज़ों को लाना बंद कर देंगे, या ऐसे जो दुकान होंगी वो बंद हो जाएंगी। हमारा ही एक कलीग है, मतलब हमारे साथ का, हमारे होम टाउन का, और वो वहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। वहाँ मॉल खोला, पहला मॉल खोला उसने अपना, और मॉल खोला, बड़ा खुश था, और मॉल उसका चला नहीं। आज ये हालांकि मॉल बंद करना पड़ गया, क्योंकि मॉल खोला तो ठीक है, अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा मॉल खोला ये है, लेकिन जब भाई मॉल में अब लोग दे आर नॉट रेडी टू बाई फ्रॉम मॉल बिकॉज दे हैव लोअर इनकम। मॉल में चीज़ें महंगी मिलती हैं, हर कोई जानता है। आपको लोकल शॉप से वही चीज़ कम दाम पे मिल जाए, दूसरे बाहर से आप लीजिएगा तो आपको वही चीज़ कम दाम पे मिल जाएगी जो आप मॉल में खरीदिएगा। तो आज देखिए पूरे देश में इतने मॉल खुले और बहुत से मॉल बंद हो गए। आज ये हालत हो गया, देखिए इसको बंद करना, बिग बाजार जो था वो बंद हो गया। बिग बाजार का इतना बड़ा जो चेन था वो बंद हो गया। अब उसको रिलायंस ने खरीदा है, स्मार्ट बाजार या क्या नाम से, अब फिर उसको लॉन्च किया है दूसरे इस तरह से। बिग बाजार पूरे देश में बंद हो गए थे। तो मॉल्स वगैरह का, तो कहने का मतलब है कि बीच में बिजनेस इतना डाउन हुआ, लोगों का रियल इनकम डाउन हो गया, तो फिर डिमांड कम हो गया, तो फिर वो अच्छे कंपनी के या बढ़िया बढ़िया सामान खरीदना नेचुरल है। जब इनकम होगा नहीं तो कहाँ से खरीदेंगे, और जब नहीं खरीदेंगे तो डिमांड कम होगा, बिकेगा कम तो शॉपकीपर्स को भी मजबूरी हो जाएगा कि वो लाएंगे नहीं वैसे सामान, क्योंकि बिक नहीं रहा है। जो ले आए होंगे उनका पैसा फंसा रहेगा जब तक कि इकोनॉमी फिर से डेवलप नहीं होती है। तो यही यहाँ पर समझाया जा रहा है कि द रेंज ऑफ मार्केट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, यानी मार्केट में जो बिकने वाले सामान है वो लिमिटेड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फॉल्स डाउन। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो जब आपका मार्केट में ज़्यादा सामान बिकेगा नहीं तो कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा उस मार्केट में। कहने का मतलब है कि जैसे अब पटना का ही मार्केट ले लीजिए, कहीं एरिया का, और वहाँ चल नहीं रहा है मार्केट, तो वहाँ कोई जाके बड़ा कोई नया शोरूम खोलना चाहेगा? वहाँ पर नहीं खोलना चाहेगा। कोई भी नया शोरूम कहाँ खोलना चाहेगा? जहाँ बिक रहा हो, जहाँ चल रहा हो या पॉसिबिलिटी हो। अब जैसे यही अनीशाबाद में देख लीजिए, इतने शोरूम खुल गए हैं लाइन से, जो है महंगे महंगे सब चीज़ों के शोरूम खुल गए हैं, भर गया है पूरा दम दुकान और शोरूम से। जो ये बगल में तनिष्क खोल दिया, कल्याण ज्वेलर्स खोला, पहले हम लोग गए थे शॉपिंग करने, कल्याण ज्वेलर्स खोला, और उसके बाद फिर बगल में उसके ठीक तनिष्क खोल दिया, अभी 2-3 महीने हुए हैं। रेमंड्स और सबका शोरूम तो पहले से था ही जो है, तो और भी बहुत सारे नए नए
रोज जाते हैं तो दिखता है एक नया कुछ खुल गया इस तरह का। तो जहाँ दिखेगा अपॉर्चुनिटी वहाँ जो है इन्वेस्टमेंट होगा। जहाँ दिख रहा है कि बाजार जो चल रहा है जो है वही नहीं चल रहा है, तो वहाँ कोई नया खोलेगा नहीं खोलेगा। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आपका मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया, छोटा हो गया, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी फॉल डाउन हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। कोई इन्वेस्ट करने को वहाँ तैयार नहीं होता है। आप देखिए बहुत सारी दुकान देखिएगा बढ़िया बढ़िया जगह पर, और पुरानी पुरानी दुकानें, और जैसे है वैसे ही चल रही हैं। समझ रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही चल रही हैं। आप जाइए डाक बंगला इस सब के भी आसपास देखेंगे, बहुत पुराना पुराना दुकान है और जैसे वैसे ही चला रहा है। क्यों? क्योंकि उसका फायदा ज्यादा नहीं है, तो वो उसमें अब कोई नया डेवलपमेंट कर नहीं रहा है कि नया तरह का करे उसमें। वो उसका अब सेट हो गया, जितना कमाई हो रहा है उतना ही है, तो ठीक है वैसे ही रहने तो, दुकान चल ही रहा है, जैसे बिक रहा है बिक रहा है। ठीक है, वही जो है फिर ऐसे बहुत जाए जगह को उसको तोड़ के फिर नया ढंग से बनाता है, क्योंकि भाई वहाँ जगह का वैल्यू वहाँ बढ़ गया, वहाँ ज़्यादा बिजनेस होने का चांस है, तो उस पुराना को तोड़ के नया नया सब जो है कर रहा है। बहुत जगह किया गया है, राजेंद्र नगर इस तरह का बहुत जगह चले जाइए। पुराना फुलवारी शरीफ देख लीजिए, भाई मैंने बोला आपको अनीसाबाद से फुलवारी, बिल्डिंग सब पुराना पुराना, उसको जो है पूरा रिमॉडल कर दिया आगे से जो है लगा के, क्योंकि भाई बिजनेस इस एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, तो हो रहा है। देखिए रोज जाके दम चकाचक हो गया है। बेउर एरिया को ले लीजिए, देखिए आपको बताए, तो इन सब जगह जो है देखिए नया नया शोरूम, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट सब खुल रहा है। सो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो रेंज ऑफ मार्केट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, इन्वेस्टमेंट फॉल्स डाउन, तो इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाता है। इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाएगा तो कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेस, तो कैपिटल बनना कम हो जाता है। कैपिटल का मतलब है पैसा, पूंजी के लिए। तो पूंजी यानी कि चाहे वो नया पैसा हो या मशीन्स हो, जो भी आप कैपिटल, आपने पढ़ा है कैपिटल में क्या क्या चीज़ है, तो नया कैपिटल बनेगा नहीं वहाँ। जो पहले से चल रहा है मशीन वगैरह, वही सब मशीन से चलता रहेगा। जो पहले जिस तरह का होटल बना हुआ है उसी तरह का, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। नए तरह के लाइट्स, डेकोरेशंस, नए तरह के जो है फर्नीचर, ये सब, यही सब कैपिटल होता है, फिजिकल कैपिटल है सब, तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो उसको हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल बनना। जैसे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ नया फर्नीचर ले आए, नया सोफा वगैरह बैठने के लिए ले आए, नए तरह का रिसेप्शन काउंटर, नए तरह का टेबल चेयर्स, नए तरह का पंखा, मॉडलिंग कर दिया, सुंदर डेकोरेशन कर दिया सब, तो वो उसका कैपिटल इम्प्रूवमेंट हुआ। तो इस तरह का जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड द सेम प्रोसेस रीस्टार्ट, तो फिर जब लैक ऑफ कैपिटल होगा तो फिर वहाँ अंडर डेवलपमेंट रहेगा, डेवलप नहीं होगा। जैसे पुराना स्टाइल का दुकान था वैसे ही चलता रहेगा अगले 20-30 सालों तक, क्योंकि उसका इनकम ज़्यादा है नहीं, तो उसके इन्वेस्टमेंट नहीं उसमें कर पाएगा, तो कैपिटल होगा नहीं, बनेगा नहीं। जैसा दुकान पहला पुराना डिजाइन का था वैसे ही चलाते रहेगा, अंडर डेवलप। तो उससे जब दुकान पुराना होगा लोग जाएंगे नहीं, तो वहाँ जो पहले के बंधे हुए कस्टमर थे वो जाएंगे या वो भी हट जाएंगे, हो सकता है नया जगह शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसकी वैसे ही कमाई कम रहेगी। तो यही दो पिक्चर के माध्यम से आपको ये दिखाया गया है, टू केसेस ऑफ पॉवर्टी इन अ कंट्री। एक को दिखाया गया है लोअर सेविंग्स के तरीके से, और दूसरे को लोअर डिमांड से दिखाया गया है। एक में दिखाया गया है कि सेविंग्स लो है इसलिए उसका अंडर डेवलपमेंट है, क्योंकि सेविंग्स लो है तो इन्वेस्टमेंट लो है, इन्वेस्टमेंट लो है तो कैपिटल फॉर्मेशन लेस है, कैपिटल फॉर्मेशन लेस है तो अंडर डेवलपमेंट है नेचुरली। तो एक में सेविंग्स के रास्ते से दिखाया गया है नीचे जो है, और दूसरा डायग्राम में जो है लोअर डिमांड है, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट नहीं, तो इनकम लो है, इनकम लो है तो ये आपका डिमांड लो है, डिमांड लो है, तो फिर जो है आपका मार्केट छोटा हो जाएगा। मार्केट छोटा हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आपका कैपिटल नहीं रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा तो फिर वही अंडर डेवलपमेंट। तो ये दो डायग्राम है ए और बी, ठीक है। एक सप्लाई साइड से दिखाया गया है, एक जो है डिमांड साइड से दिखाया गया है। एक जो है जो सामान बना रहे हैं उनके साइड से दिखाया गया है, दूसरे साइड से जो सामान को खरीदते हैं जो लोग, उनके साइड से दिखाया गया है। समझ गए? एक जो है बिजनेसमैन के साइड से दिखाया गया है कि फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है, अगर
उसका इनकम नहीं है, तो कमाई नहीं हो रहा है, तो उसका सेविंग्स कम होगा, सेविंग्स कम होगा तो अपना फैक्ट्री का डेवलपमेंट, उसका नया इंडस्ट्री, नया मशीन वगैरह नहीं लगा पाएगा, नया नहीं लगा पाएगा तो उसका कम रहेगा, तो फिर अंडर डेवलपमेंट रह गया। और दूसरी तरफ जो लोग खरीद रहे हैं सामान, उनके साइड से दिखाया कि वो उनका इनकम कम होगा तो वो सामान कम खरीदेंगे, सामान कम खरीदेंगे तो मार्केट छोटा हो जाएगा, मार्केट छोटा हो जाएगा तो उस मार्केट में कोई पैसा नहीं लगाएगा, पैसा नहीं लगाएगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, मार्केट पुराने पुराने मार्केट जैसे थे वैसे रहेंगे, तो फिर वहाँ अंडर डेवलप्ड रहेगा। तो ये जो है दो आपको हमने इकोनॉमी लेवल का सर्किल ऑफ पॉवर्टी दिखाया, यानी एक कंट्री का, और मैंने आपको एक इंडिविजुअल का भी केस मैंने आपको बताया, समझाया कि एक इंडिविजुअल लेवल पर जो है व्यक्ति के साथ क्या होता है कि अंडर डेवलप्ड होता है, गरीब होता है, यानी पुअर होता है, तो उसके कारण वो अंडर डेवलपमेंट रह जाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि ना वो फूड क्लोथ शेल्टर ठीक से प्रोवाइड कर पाता है, ना एजुकेशन प्रोवाइड कर पाता है। तो जब डेवलपमेंट कम होता है तो उसका प्रोडक्शन फिर बच्चों का कम हो जाता है आगे जब वो होते हैं। जब प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि बढ़िया काम कर नहीं पाएंगे जब ट्रेन नहीं हुए, सीखे नहीं, कुछ पढ़े लिखे नहीं, तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम उनका कम हो जाएगा, उनका इनकम कम होगा तो फिर वो फिर से गरीबी के चक्कर में पड़ जाएंगे, गरीब रहेंगे, फिर वो भी अपने अगले जनरेशन को वैसे ही मजबूर हो जाएंगे। तो इस तरह गरीबी जो है वो एक चक्र में होती है और उसी में फंसा रह जाता है आदमी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और वही चक्र एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी चलता रहता है। तो जो गरीबी के चक्र में पड़ा फंसा तो वो निकल नहीं पाता है। इसी में हाँ, किस्मत किसी को समझिए कि गरीब था लेकिन पढ़ने लिखने का उसको कहीं से मौका मिल गया, या अपनी जाग गई ऐसा लगन, किसी तरह ईश्वर की कृपा है कि पढ़ लिख गया, तो पढ़ लिख गया, कुछ अच्छा उसको कहीं पढ़ने का मौका मिल गया, अच्छा नौकरी पा गया, निकल गया उससे रास्ते से, गरीबी से। अच्छा नौकरी जहाँ मिला फिर अलग सर्किल में वो आ गया, फिर वहाँ जो है वो गरीबी से निकल गया। आखिर देखिए कि बहुत से आप पढ़ सुन रहे हैं कि रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया, रिक्शा वाले का बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, टेम्पो वाले का बेटा पढ़ के बड़ा इंजीनियर हो गया। तो वहाँ क्या है, उसका फादर चल, लेकिन वो जो है उसको संयोग से ईश्वर की कृपा हुई, मौका मिला, लाइफ का ऐसा हुआ कि वो बन गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, आईएएस बन गया, तो फिर अब वो उससे निकल गया, आईआईटी में एडमिशन हो गया। देखिए बहुत से गरीब बच्चों का आईआईटी में होता है एडमिशन, पढ़ते हैं, मेरिटोरियस रहते हैं, तो वो पढ़ लिख के अपना जो है क्या करते हैं, उस पॉवर्टी के इससे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो देर आर नॉट मेनी पीपल लाइक दैट, बट हाँ बहुत से ऐसे होते हैं जिनको मौका मिलता है और वो उसको मौका कर पाते हैं, निकल जाते हैं उस चक्कर से, तो दे आर आउट ऑफ पॉवर्टी। नहीं तो 80% 90% पीपल दे आर बाउंड टू रिमेन पुअर, सबको मौका नहीं मिलता है। खैर चलिए, तो दिस वाज द सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो पॉवर्टी आपको समझ में आ गई होगी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज़ अ मेजर टॉपिक ऑफ आवर इकोनॉमी, पॉवर्टी। तो इसको अच्छे से समझना है, कहीं भी बोलने के लिए, कहीं भी आंसर लिखने के लिए, और उसकी एक समझ होनी चाहिए रियल वास्तविक। मुझे लगता है मैंने काफ़ी ज़मीनी स्तर से आपको चीज़ें समझा दी हैं, जो है चाहे वो एक इंडिविजुअल के उसमें हो, या किसी शहर, किसी बिजनेस, या एक देश की इकोनॉमी को लेके हो, मैंने हर तरह से आपको मेरे ख्याल समझा दिया है। क्लियर हो गया होगा, अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी क्लियर हो गया। हाँ चलिए, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी बाय इंडिकेटर्स। तो पॉवर्टी हमने समझ लिया कि व्हाट इज पॉवर्टी, और सर्किल ऑफ विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, इसको हमेशा विशियस वर्ड हमेशा यूज करेंगे। इट इज अ बिकॉज इट इज अ वेरी बैड सर्किल, इट इज वेरी वेरी डिस्करेजिंग, डीमोटिवेटिंग, क्योंकि जो पढ़ता है वो बहुत आशाएं हो, हर आदमी चाहता है अपने जीवन में आगे बढ़ना, हर आदमी जो है वो कैसा भी आदमी हो वो चाहता है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं, कुछ अच्छा करूं,
और जब मजबूरियों के चक्कर में, हालात के चक्कर में पड़ के वो बंध जाता है और नहीं कर पाता है जो करना चाहता है, तो बहुत कष्ट होता है। एक गरीब व्यक्ति भी चाहता है, जो कितना ही गरीब हो, चाहता है कि अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी हो या बाल बच्चे हों, उनको अच्छा सुविधा दे सके, कम से कम बेसिक सुविधाएं दे सके, पढ़ा लिखा सके, ताकि वो उसकी तरह गरीबी सहने को मजबूर ना हो। और जब हालात में पड़ के, और जब मजबूरी में उसकी ऐसी हालत होती है कि बाल बच्चों को ठीक से खिला पिला नहीं पाता है, पढ़ा लिखा नहीं पाता है, या पत्नी को भी ठीक से नहीं वो कर पाता है, दे पाता है चीज़ें, तो बड़ी तकलीफ़ होती है और बड़ा मजबूर, बेबस फील करता है, हेल्पलेस फील करता है। और आप बहुत सारी फिल्में वगैरह बन चुकी है इन सब चीज़ों पर, गांव वगैरह का सिचुएशन या शहर का भी दिखाते हुए बहुत सी फिल्में बनी हैं, देखे होंगे हो सकता है। तो इट इज़ अ वेरी हेल्पलेस सिचुएशन एंड अ पर्सन ब्रेक्स डाउन इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ऑल्सो। बहुत सारे देखे हैं गरीब होके बीमार पड़ जाता है, दवा के लिए पैसे नहीं आते हैं, फिर बीमारी से मर जाता है लोग। और अभी आपको जैसे देखिए, आई 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 नरेटेड ए वेरी सैड इंसिडेंट टू यू राइट नाउ। कुछ दिन पहले अभी हम आपको जो बेउर का ही एक इंसिडेंट सुना है कि हाउ अ सैड इंसिडेंट इट वाज दैट अ पर्सन हु वाज नॉट एबल टू take care of his wife because she was seriously ill, and he was forced to such a situation that he made her eat poisonous food and then committed suicide himself and asked his neighbor to take care of his daughter, one daughter. So how saddening such a situation is. तो ऐसे हालात, तो इसीलिए जो ऐसे हालात आदमी के जीवन में आ जाते हैं, और देर आर मेनी पीपल फेसिंग एंड दे नीड हेल्प फ्रॉम समवन। जो भी है, ईश्वर अब सबको मदद करता है जब जैसा जिसका समय आता है। खैर, एनीवे, इट इज़ अ वेरी disheartening, saddening, discouraging situation. So we call it a vicious circle of poverty. तो इसीलिए हम इसे एक विशियस सर्किल कहते हैं कि एक चक्र है जो बड़ा ही तकलीफ देने वाला चक्र है। तो वी कॉल इट अ विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी बाय इंडिकेटर्स। तो अब है कि ठीक है, पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको हम मेजर कैसे करें। हाउ डू वी मेजर पॉवर्टी, हाउ पुअर वन इज। क्या कोई गरीब है? अब कहने को सब लोग आ रहे हैं हम गरीब हैं, गरीब। ठीक है, ऐसा भी है समाज में, लोग ज़बरदस्ती भी गरीब हो जाते हैं, या बहुत से लोग दिखावे के लिए गरीब बनने रहना चाहते हैं। क्योंकि भाई देखिए, आप देख रहे हैं कि बहुत सारा ये है, सरकार का भी जो बेनिफिट्स होता है कि बीपीएल है, तो जो बीपीएल है, बहुत से लोग बीपीएल क्रीमी लेयर का फिर कंसेप्ट आया, उनका इनकम ज़्यादा हो जाता है पर अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि नहीं बीपीएल है। क्यों? क्योंकि उनको फैसिलिटी मिलता है सरकार का। तो हाउ वी मेज़र पॉवर्टी, कैसे मेज़र करें कि कौन पुअर है कि नहीं है। क्योंकि ये उस हिसाब से सरकार को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारा योजनाएं बनाती है सरकार, बहुत सारा खर्च करती है, स्कीम्स जो है प्रोवाइड करती है, बेनिफिट्स देती है लोगों को। तो उसके लिए भाई जानना ज़रूरी है कि कौन गरीब है कौन नहीं। क्योंकि देखिए, आज की बहुत शिकायत ये है लोगों की कि हम तो गरीब हैं लेकिन हमें फ़ायदा ही नहीं मिलता है, और जो जो सरकार देती है बेनिफिट्स, वो ऐसे लोग ले लेते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। ये भी चीज़ एक सच्चाई है, बहुत सी हम सुन चुके हैं। आई हैव हर्ड दिस थ्रू आउट दिस कंट्री। देश के बहुत जगह यही जो है कि दिस इज कंप्लेंट बाय पीपल दैट दोज पीपल आर गेटिंग द बेनिफिट्स हु डू नॉट डिजर्व देम। रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं, बहुत से लोग इस पर जो है बहुत सारे तरह का पॉलिटिकल डिस्कशन, उस जाति को मिल जाता है जबकि उस जाति के लोग बहुत डेवलप्ड हैं, उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है।
या ऐसे लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट्स ले लेते हैं जो अच्छा खासा पढ़े लिखे और अच्छा उनका फैमिली स्टेटस भी है, और जो वास्तव में जिनको मिलना चाहिए जो भी रिजर्वेशन के या और बेनिफिट्स हैं वो उनको मिल नहीं पाता है। तो इस तरह का शिकायत हर जगह यूथ भी कर रहा है, हर तरह के लोग कर रहे हैं। जो भी तरह के बेनिफिट्स हैं वो जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है, और जिसको नहीं मिलने से भी काम चलता वो जो है उस बेनिफिट्स को ले लेता है। तो इसके लिए और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है सरकार के सामने कि आखिर कैसे आइडेंटिफाई करें भाई, क्योंकि इतनी छोटा मोटा देश नहीं है, इट इज़ अ वेरी बिग पॉपुलेशन। लोग जो है इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं ऑनेस्टली। कमा रहे हैं 10 लाख, कहेंगे नहीं हम 50,000 कमाते हैं। तो अब बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें इन्वॉल्व, तो खैर क्या कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इट इज़ अ चैलेंज ऑल्सो बिफोर द कंट्री टू आइडेंटिफाई द रियल बेनिफिशियरीज। इसीलिए देखिए इतना ज़्यादा अब ये मोबाइल से लिंक होना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब चीज़ इसीलिए इतना किया जा रहा है, सो दैट कि रियली आइडेंटिफाई हो सके कि कहाँ कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसका कितना इनकम हो रहा है, ताकि सरकार उसको एक फेयर मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में चीज़ों को कर सके। जिसको बेनिफिट मिलना है, जिसको जो चीज़ देना है वो चीज़ उसी को मिले जिसके लिए टारगेटेड है। सो वी और टाइम टू टाइम इन सब का स्टडी होता है कि हाँ कितने लोग पुअर हैं, आज के डेट में पुअर किसको कहना चाहिए, किसको नहीं, कि आप पुअर नहीं कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारा इसमें एक हुआ था कि महाराष्ट्र में केस हुआ था आज से 10 साल पहले कि एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी, एक ऐसा मतलब अपार्टमेंट्स का सोसाइटी बनाया गया था जो जो कम इनकम वाले लोग हैं उनके लिए सरकार बनाया था कि ठीक है वो लोग पक्के मकान में फ्लैट्स उनको दिया जा सके गरीबों को। और वो स्कैम हुआ था, आदर्श स्कैम उसको बोला गया, आदर्श हाउसिंग स्कैम के नाम से वो हुआ था महाराष्ट्र में। और हुआ क्या, पता चला कि जो है ज़्यादातर उसमें 80% जो फ्लैट्स थे वो महाराष्ट्र के नेता लोग, बड़े बड़े अफसर लोग, ये लोग खरीद रखे थे। पता चला उसमें एक नई नई आईएफएस ऑफिसर थी, पोस्टिंग हुई थी, बताइए आईएफएस थी और वो भी ली हुई थी। तो जो कि गरीबों के लिए, बीपीएल के लिए जो बना था, और वो फ्लैट्स जो है वहाँ कैप्चर किए हुए थे सब मंत्री लोग, नेता लोग, अफसर लोग। काफ़ी उसमें बदनामी हुई थी, और संयोग से उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में और चीफ मिनिस्टर का भी नाम उठा था। तो इस तरह का मतलब कि होता है कि गवर्नमेंट करती भी है, बनाती भी है, तो पता चलता है कि उसको कोई और कैप्चर कर लेता है या उसको इलीगली उसको या ले लेता है, गरीबों को जानकारी भी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें सब आप देखे होंगे, सुने होंगे, जानते हैं। सो वी हैव टू मेजर पॉवर्टी, ठीक है, बाय तो उसको हम कुछ आंकड़ों से मेजर करते हैं जिसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं। वी विल स्टडी देम। देखिए since poverty has many facts, social scientists look at it through a variety of indicators। तो जैसे कहा जा रहा है कि गरीबी से जुड़े हुए बहुत सारी बातें होती हैं, जो मैंने आपको बहुत सारा अभी कहानी के माध्यम से या डिस्कस किया या बताया केस स्टडीज, कि गरीबी से जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे जो गरीब होगा उसको खाने पीने की भी दिक्कत है, उसको कपड़े की दिक्कत है, घर की दिक्कत है, स्कूल वगैरह बच्चों को भेजने की दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट का दिक्कत है, मेडिकल खर्च का दिक्कत है, बीमार हो जाता है तो, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा दिक्कत है। तो आखिर उसको कैसे मेजर किया जाए, तो यही कहा जा रहा है कि सिंस पॉवर्टी हैज़ मेनी फैक्ट्स, सोशल साइंटिस्ट जो सोशल साइंस का स्टडी करते हैं, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। तो कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं ऐसे, जो है मतलब ऐसी कुछ बातें होती जो बताते हैं हमें गरीबी के बारे में,
ऐसे इंडिकेटर्स उसको बोलते हैं। इंडिकेटर जैसे आपने साइंस में पढ़ा था, इंडिकेटर एसिड है या बेस है, वो उसमें डालने पर कलर चेंज हो जाता है, इंडिकेट कर देता है वेदर इट इज़ एसिड और बेस, तो हम लोग पढ़े थे उसको इंडिकेटर्स। वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी कुछ जो जो बताने वाले किसी चीज़ का टेस्ट करने वाली उसको इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे हमने पीछे भी कई पॉपुलेशन में इंडिकेटर्स कई पढ़े थे, इंडेक्सेस पढ़े थे, और इंडिकेटर्स होते हैं जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि गरीबी के बारे में जो जो सोशल साइंटिस्ट्स होते हैं वो कई इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं, उससे गरीबी को समझने की कोशिश करते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज्ड रिलेट टू द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। सामान्यतः ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये इनकम और कंजम्पशन के लेवल से जुड़े होते हैं, यानी कि इनकम का लेवल क्या है या कंजम्पशन यानी जो वो खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, उस कंजम्पशन का क्या लेवल, यानी कितना कंज्यूम करते हैं, इन बातों से जुड़ा होता है ये सब इंडिकेटर। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स such as illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of medical facilities, lack of job opportunities, lack of access of safe drinking water, sanitation, etc. अब ये देखिए, ये जो आपको अभी पढ़े ये बहुत ही मॉडर्न आपको ये दिया गया है मटेरियल, स्टोरी बहुत ही मॉडर्न है, बिल्कुल आज के समय का जो लेटेस्ट ये है, सबसे बढ़िया अपडेटेड। ट्रेडिशनली जो हम लोग पॉवर्टी को मेज़र करने का तरीका था, तो बहुत पहले जो था तो वो हम लोग इनकम से मेज़र करते थे, या अभी भी कुछ साल पहले तक जो था कि इनकम पर था कि इतना जो डेली कमाता है या मंथली कमाता है उसको हम मानेंगे, गांव में अगर इतना पैसा कमाएगा तो उसको गांव गरीब मानेंगे, या शहर में इतना कमाएगा तो उसको उससे कम होगा तो गरीब मानेंगे। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम। उसके बाद हुआ कि भाई इनकम से ही खाली पता नहीं चलता है, क्यों? क्योंकि इनकम हो सकता है लेकिन इनकम से ज़रूरी नहीं है कि वो उसका जो खाने पीने का खर्च वगैरह ये सब का। अब इनकम मान लीजिए कि इनकम तो कर रहा है, जैसे देखिए यहाँ सुनने में लगता है कि बेंगलोर में कोई लड़का है 50,000, उसको इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर कोई कंपनी में काम करता है, मिल रहा है। तो यहाँ आदमी सोचता है अरे वाह महीना 50,000 कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है भाई, लेकिन उसको ये नहीं जानकारी है कि वहाँ उसको फ्लैट का किराया 20-25 हज़ार लग जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट का किराया 8-10 हज़ार लग जाता है महीने का, उसको कपड़ा लत्ता खाने पीने का खर्चा 10 हज़ार के आसपास लग जाता है, तो उसको 50 हज़ार का 50 हज़ार खर्च हो जाता है, 1 रुपया नहीं बचता है उसको, वो भी मतलब नॉर्मल ठीक ठाक रहने के लिए। तो बेंगलोर है, बॉम्बे ऐसे शहर है कि जहाँ की भले इनकम है लेकिन वहाँ खर्च भी बहुत ज़्यादा है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव सिटीज़। तो वहाँ का 50 हज़ार जो कमा रहा है वो 1 रुपया नहीं बचा पाता है, क्योंकि उसको इतना रेंट देना है और बाकी खर्चे, हर चीज़ में इतनी महंगाई है, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी है और फैसिलिटीज़ इतनी महंगी हैं। तो इनकम से जो है डायरेक्टली लिविंग स्टैंडर्ड का पता नहीं चल पाता है, जबकि वही कोई पटना में अगर उतना उसको मिलेगा या और कहीं रूरल बिहार में कहीं मिलेगा तो इट विल बी मच मोर, ही विल हैव अ वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सोचा गया कि नहीं, इनकम की जगह इसको हम लोग कंजम्पशन से जोड़े तो समझ में आएगा कि भाई वो महीने में इतना कंज्यूम करता है, वो महीने में इतना खाने पे खर्च करता है, वो महीने में इतना अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ पर या इतना अपने एंटरटेनमेंट पर खर्च करता है, इस तरह से, या खाने। तो दूसरा कोशिश किया गया कंजम्पशन से जोड़ने का, पॉवर्टी को समझने का, कि जो डेली इतना जो है फैट कंज्यूम करता है, इतना प्रोटीन खाता है, अगर खाने पीने की चीज़ों का बात कहा गया मिनिमम, क्योंकि देखिए बेसिक नीड्स क्या है, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर।
तो पहले इन पर फोकस किया गया कि जो फूड पर इतना खर्च करता है, तो शुरू में बेसिक था कि जो महीने में इतना खर्च करता है, तो उससे भी आगे फिर चला कि भाई खाली खर्च करने से नहीं होता है, क्योंकि खर्च करने पता चलता है कि इतने का शराब पी जाता है या इतने का सिर्फ ये खा लेता है खाली। तो उसमें फिर स्पेसिफाई आगे किया गया कि जो इतना डेली इतना फैट कंज्यूम करता है, जो डेली इतना प्रोटीन लेता है कम से कम, या इतना उसको नहीं मिल पाता है, डेली का इतना फैट नहीं मिलता है, इतना प्रोटीन नहीं मिलता है, इतना ये नहीं मिलता है, उसको हम मानेंगे पुअर। तो इस तरह से कई मतलब इस तरह के इंडिकेटर्स आए पहले, जो कि इनकम से या तो जुड़े हुए थे या कंजम्पशन से जुड़े हुए थे। जैसे मैं आपको एक अभी उतना डिस्कस करने के लिए, चूंकि हमारा नहीं है टॉपिक, ना उतना समय है, बट जैसे कि एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डेली की इनकम से था कि हाँ, जो गांव में डेली 5 रुपए डेली कमाता है, एक समय का मतलब आज से 50-60 साल पहले का मैं आपको बता रहा हूँ, तो कि डेली 1 रुपया जो कमाता है, 1 रुपया से अगर ज़्यादा डेली गांव में कमाता है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा, जो 1 रुपया से कम कमाता है उसको गरीब माना जाएगा। तो शहर में उसको क्या कि जो शहर में 10 रुपये या 20 रुपया डेली कमा लेता है उसको गरीब नहीं माना जाएगा, उससे कम जो है वो गरीब माना जाएगा। उसमें रिवीजन हुए टाइम टू टाइम, 1 रुपये से बढ़ा के किया गया कि जो डेली 20 रुपये कमा लेता है गांव में उसको, और ये आज से 25-30 साल पहले था कि जो गांव में डेली 25 रुपये या 30 रुपये कमा लेता है उसको गरीब नहीं माना जाएगा, और शहर में था कि जो शहर में डेली 200 रुपये या कितना था, 250 रुपये इतना कमा लेता है तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से इनकम रिलेटेड कई जो है आंकड़े आए टाइम टू टाइम। फिर कंजम्पशन पर आया कि जो डेली इतना रुपया खाने पीने पर खर्च करता है वो फिर बढ़े, वो भी बढ़े। फिर उसमें और स्पेसिफिक हुआ कि जो डेली इतना कैलोरी फूड कंज्यूम करता है उसको गरीब नहीं माना जाएगा, उससे कम जो कैलोरी डेली मिलता है खाना उसको उसको गरीब माना जाएगा। तो इस तरह से इन चीज़ों पर जुड़ा हुआ पहले जो है ये चले आ रहे थे गरीबी को मेजर करने के आंकड़े, जो कि इनकम से या कंजम्पशन के लेवल से जुड़े हुए थे। आज के डेट में मॉडर्न इंडिकेटर्स जो है, जो लोग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल साइंटिस्ट जो है वो क्या है, बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स सच एज इलिटरेसी लेवल, कि इलिटरेसी या लिटरेसी का क्या लेवल है, कितने पढ़ा लिखा है, कितना क्लास तक पढ़ा है या क्या कहाँ तक पढ़ा है। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, उसमें कितना रेजिस्टेंस की कमी है, यानी उसकी इम्यूनिटी कितनी है शरीर में, क्योंकि वो उसको खाना पीना ठीक से नहीं मिला है माल न्यूट्रिशन के कारण। तो लैक ऑफ इम्यूनिटी, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस जो है वर्ड यूज किया, कि कितनी जल्दी वो बीमार पड़ जाता है क्योंकि शरीर उसका कमजोर है, क्योंकि उसको खाना पीना नहीं मिला अपने ग्रोइंग ईयर में। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, उसको मेडिकल फैसिलिटीज है या नहीं है उसको। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या उसको नौकरी मिल सकता है, क्या नौकरी मिलने के कितने उसको चांसेस हैं। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा बढ़िया पीने लायक पानी उसको मिल रहा है कि नहीं। सैनिटेशन, सफाई का क्या कंडीशन है। तो ये सब आजकल के मॉडर्न इंडिकेटर्स हैं जिससे हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं, कि वेदर ए पर्सन हैज दीज फैसिलिटीज, दीज अपॉर्चुनिटीज और नॉट। तो अब इनकम और इस सब से ये नहीं रह गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी आपको एक बताया कि बेंगलोर में आदमी या एक बड़े शहर में अच्छा खासा इनकम भी होगा, पैसा मिल रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद ही इज पुअर, क्योंकि देयर थिंग्स आर वेरी कॉस्टली, एक्सपेंसिव। तो वहाँ उतना कमा के भी अपना बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और वही छोटे शहर में या अनडेवलप्ड एरिया में अगर पैसा कम भी कमा रहा है तो हो सकता है वो बहुत अच्छे से अपना सब नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है। तो इनकम से भी, तो इसलिए अब जो है ये नए तरह के इंडिकेटर्स आज के डेट में हम लोग ये करते हैं, यूज करते हैं टू मेजर वेदर ए पर्सन इज पुअर और ही इज लिविंग इन पॉवर्टी और नॉट। Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability
इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। तो इसको हम लोग जो है अभी जो आपको इससे पहले सोशल इंडिकेटर्स हमने पढ़ा कि लिटरेसी लेवल, इलिटरेसी लेवल, lack of general resistance due to malnutrition, lack of medical facilities, lack of job opportunities, lack of access of safe drinking water, sanitation etc. तो इनको हम कहते हैं, कुछ को एक ग्रुप करके कह देते हैं सोशल एक्सक्लूजन और एंड वल्नरेबिलिटी, दूसरे को कहते हैं वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब हुआ कि किसी चीज़ से अफेक्ट हो जाने की टेंडेंसी, किसी चीज़ से आसानी से प्रभावित हो जाना, बीमारी से या किसी और बेरोजगारी से, बीमारी से, ठीक है। तो या कई तरह का है। तो ये हमने कहा, इसको हम कहते हैं, ये बिल्कुल मॉडर्न है, समझे ना। इसको समझाने वाला आज कोई नहीं है समझाने वाला। आज इसको यूपीएससी में भी कोई नहीं पढ़ा रहा है, एक आध लोग होंगे दिल्ली में जो पढ़ा सक रहे होंगे। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट आपको ये है, और इसको अभी तो थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि अभी ये आपको ज़्यादा बुक्स में भी नहीं मिलेगा। तो इट इज़ द लेटेस्ट कंटेंट, लेटेस्ट इंडिकेटर्स। तो आज हम लोग पॉवर्टी को मेज़र कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। जितने भी आपको ऊपर हमने आंकड़े बताए उनको हम लोग दो ग्रुप में बांट दे रहे हैं। सम ऑफ देम वी कॉल एज सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक वंचन, यानी समाज में उन्हें वंचित किया गया है। क्योंकि आज हम वंचित लोगों की बात करते हैं, कहते हैं हम वंचित लोग हैं, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको ये, तो वी आर डिप्राइव्ड पीपल, इस तरह का। वल्नरेबिलिटी जो है उसका जनरल जो मीनिंग होता है टू बी अफेक्टेड बाय समथिंग, टू बी इजिली अफेक्टेड बाय समथिंग। अब वो किसी चीज के सेंस में कहा जाता है कि वल्नरेबिलिटी टू डिजीज, वल्नरेबिलिटी टू अनएम्प्लॉयमेंट, वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी, ठीक है, वो किस चीज के सेंस में कहा जा रहा है। लेकिन वल्नरेबल, हाँ, वल्नरेबल का मतलब होता है टू गेट इजिली अफेक्टेड। जैसे अब कभी कभी हम लोग वल्नरेबल हो जाते हैं, जैसे अगर शारीरिक रूप से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, आराम नहीं हो पा रहा है, तो बिकम वल्नरेबल टू डिजीज, ईजिली हमें कोई बीमारी हो जाती है, हम इन्फेक्शन लग जाता है तुरंत, क्योंकि हमारा शरीर अभी बिल्कुल कमज़ोर अवस्था में, थका हुआ है, आराम नहीं मिल रहा है, काम कर रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है, खाना पीना पर ध्यान नहीं है, खा पी नहीं रहे हैं ठीक से। तो अब अगर कोई इन्फेक्शन फैलता है तो तुरंत हमें भी वो बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, बिकॉज वी वर वल्नरेबल। तो उसी तरह, या कभी हम लोग बहुत मेंटली बहुत जो है परेशान है आदमी, तो ऐसे में आसानी से किसी चीज़ के कोई इमोशनली अफेक्ट हो जाता है उससे, और कोई गलत फैसला कर पड़ता है, ठीक है। जो आदमी कई बार सुसाइड कर लेता है या कोई कुछ कर लेता है इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप, वो क्यों करता है? क्योंकि उस समय वो वल्नरेबल होता है, लगातार दुख तकलीफ या परेशानी सहते सहते वो ऐसे हालत में होता है कि इजीली वो किसी चीज़ से अफेक्ट होकर और कोई डिसीजन ले लेता है ड्रास्टिक। तो वहाँ इमोशनल वल्नरेबल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह जैसे कोई है कि उसको कोई आदमी है और उसको फिर जो है किसी कारण से उसका मतलब मान लीजिए कुछ कंपनी में कुछ हो गया, उसके खिलाफ शिकायत या कुछ उसके खिलाफ, अब उसको निकाल दिया गया। अब वो कोई काम खोजने जाता है तो जल्दी उसको काम नहीं मिलता, क्योंकि उसको उसके खिलाफ कुछ ऐसा केस बन गया कि जिसके कारण उसको निकाला गया कंपनी से, भले वो सही था गलत था या छोड़ना पड़ा उसको, लेकिन अब उसको काम खोजने में बड़ी मुश्किल होता है, मिलता नहीं काम। तो ही इज वल्नरेबल टू अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो वल्नरेबल वर्ड का मतलब होता है टू गेट इजिली अफेक्टेड।
और वो किसी सेंस में हो सकता है। तो हाँ हाँ बोलिए। यस, सो here we are going to study poverty based on social exclusion and vulnerability। ठीक है, इसको अभी समझ लीजिए। थोड़ा मैंने कहा था कि थ्योरी आपका चालू हो गया, और थ्योरी जो है वो भी ऐसा है कि पीछे का बैकग्राउंड बहुत, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना आपको समझा सकें, उससे पहले बैकग्राउंड दे देते हैं आपको, लेकिन ये बिल्कुल मॉडर्न थ्योरी आपको लेटेस्ट दे दिया गया है। इसके पीछे बहुत कुछ है जो कि यहाँ नहीं दिया गया है, तो उसको मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ा सा हिंट दे दिया कि पहले जो है इनकम लेवल कंजम्पशन से जुड़ा हुआ, ठीक है, कि जो है जैसे बहुत सारे ऐसे आंकड़े समय समय पर अपनाए गए कि जैसे जिस घर में रेडियो है तो वो गरीब नहीं है। ऐसा भी एक समय था कि जहाँ रेडियो होगा वहाँ उसको माना जाएगा कि वो गरीब नहीं है, या जिस घर में साइकिल है तो वो गरीब नहीं है जिसके पास। तो सीधे पूछा जाता था आपके पास साइकिल है कि नहीं है, अगर साइकिल है तो आप गरीब नहीं है, साइकिल नहीं है तो गरीब है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे आंकड़े आए समय समय पर, बहुत तरीके अपनाए गए, कोशिश कि सही तरीके से मापा जाए कितने लोग गरीब हैं। वो चाहे इनकम के आधार पर किया गया या उसके कंजम्पशन, किन चीज़ों का इस्तेमाल वो करता है या कितना क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है, कभी खाने पीने से जुड़ा हुआ, कभी उसके जो जनरल यूज़ में चीज़ें इस्तेमाल करता है उनसे जुड़ा हुआ। इस तरह से पहले आए बहुत सारे। अब हम लोग जो लेटेस्ट पढ़ रहे हैं तरीका, इसको समझिएगा, बस थ्योरी में लिखना होगा, आपको समझाना होगा, समझा सकते हैं लेकिन पूछेगा नहीं, बिहार में अभी इतना समझदार लोग नहीं हैं। तो सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, these are the two modern and latest indicators of poverty। इनका आधार पर हम लोग स्टडी करते हैं कि हु आर पुअर एंड हु आर नॉट। तो समझेंगे व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in poor surrounding with other poor people, excluded from enjoying social equality of better off people in better surrounding। थोड़ा सा भारी भरकम जो है ये है डेफिनेशन है, इसको समझने की कोशिश। कहा जा रहा है कि गरीबी को हमें इस तरह से देखना चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति है वो गरीबी के ही माहौल में रहने के लिए मजबूर होता है गरीब लोगों के साथ, और वो समाज का एक बेहतर माहौल में बेहतर लोगों के साथ उनका बराबर की सामाजिक जो है स्थिति को से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, कि देखिए इसको समझ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि इसको इस तरह से हमें देखना चाहिए कि गरीबी में, कि गरीब व्यक्ति को क्या है कि उसको मजबूर कर दिया जाता है कि गरीबी के माहौल में और गरीब लोगों के बीच ही में उसे रहना है। वो उस जगह के अच्छे माहौल और अच्छे लोगों को के साथ उनकी बराबरी की स्थिति में नहीं रह पाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल में कैसे है कि पहले बहुत जगह कहा जाता था या होता था, गांव में या शहरों में भी अलग रूप में होता था। गांव में ऐसे होता था कि भाई एक समय था कि सीधे ही जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस था एक समय कि ये नहीं, उसको बाद में इम्प्रूवमेंट भी हुआ तो ये हालात हुआ कि भाई ये इस टोले का ये कुआं है, ये इसी टोले के लोग इसको यूज़ करेंगे, दूसरे टोले के लोग यहाँ से नहीं लेंगे पानी, या इस जाति के लोग ही लेंगे पानी, इस जाति के लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे, वो लोग का अलग है। इस तरह का बहुत सारा होता था गांव में।
कि ठीक है, आप ऐसा नहीं कि उसको पानी नहीं मिल रहा है। जब इम्प्रूव, एक समय था कि उसको दिया ही नहीं जाता था, फिर सुधार हुआ तो ठीक है, आप ले सकते हैं, लेकिन आपका अलग जगह है, वहां आप जाइए। ठीक है, आप हर जगह से नहीं यूज कर सकते हैं। या उसी तरह जैसे होता था, शहरों में होता था एक समय होटल रेस्टोरेंट्स में कि भाई इधर का है, ये इधर इसी तरह के कस्टमर्स बैठेंगे, इस और ये सब जो है कस्टमर्स, उनको उधर बिठाया जाएगा। ऐसा नहीं, पहले तो था कि एंट्री ही बैन था, बहुत जगह होता था ना, ब्रिटिश पीरियड में पढ़े हैं या पहले भी या बाद में पढ़े हैं कि हाँ, जैसे यहाँ ब्रिटिश लोग लिख देता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, चाइना मूवी, चाइनीज मूवी देखते थे तो चाइनीज मूवी में दिखाता है कि चाइनीज एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। हम देखे हैं बहुत सारे चाइनीज मूवी में, वहाँ जापानीज का जब रूल चलता था या ब्रिटिश का रूल चलता था, तो वो लिखा रहता था बहुत सा जगहों पर, स्कूल्स में, हॉस्पिटल या बहुत जगह, कि भाई यहाँ चाइनीज एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो या मतलब जैसे कि अमेरिका में होता था वाइट्स और ब्लैक्स का, एक समय था कि जहाँ जिन स्कूल्स में वाइट्स जाएंगे वहाँ ब्लैक्स को नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा। उनके ब्लैक्स के स्कूल अलग होते थे, वाइट्स के स्कूल अलग होते थे। रेसिज्म है वहाँ भी। और बाद में देखिए अब्राहम लिंकन बड़ा इतना कोशिश किए, उनको पसीना आ गया इंटीग्रेशन करने में वाइट्स एंड ब्लैक्स का, कि एक साथ पढ़ेंगे हर जगह, ये लोग एक साथ रहेंगे, बसें में एक साथ बैठेंगे। नहीं तो होता था बस में कि एक तरफ का रिजर्व है, वाइट लोग बैठेंगे, दूसरी तरफ ब्लैक लोग बैठेंगे। तो इस तरह का कहने का मतलब है कि चाहे गांव में हो या शहर की बात हो, एक देश हो दूसरा देश हो, जो हम हर किसी को जो एक इक्वल सोशल स्टेटस जो है वो हम नहीं प्रोवाइड करते। तो ये जो है इसको हम कहते हैं एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन। सोसाइटी में उसको एक अलग रखना, पहचान, उसका एक्सक्लूड करना। तो इसी को यहाँ कहा जा रहा है कि पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग्स विथ अदर पुअर पीपल। ठीक है, तो जैसे देखिए एक समय था, ये सिर्फ, ये तो यहाँ खैर आपको एक पॉवर्टी के सेंस में पढ़ रहे हैं हम। जैसे एक समय था, आई हैव सीन थिंग्स, कि कश्मीर से जो लोग आते थे दिल्ली में, उनको फ्लैट नहीं मिलता था किराए पर रहने के लिए, उनको कोई देता नहीं था, ना कमरा देता था ना फ्लैट देता था। आई हैव सीन। तो कश्मीरी स्टूडेंट्स जो कि पहले बहुत ही कमाते थे, या कश्मीरी लोग भी जो आते थे, जो बिजनेस करने, अपना कामकाज वहाँ से कंबल वगैरह ये सब का बिजनेस करने या बेचने आने आते थे, तो उनको कहीं कोई रहने के लिए नहीं देता था कमरा वगैरह। आई हैव सीन। तो देवर फोर्स्ड टू लिव इन ओनली वन एरिया, एक आधी जगह जहाँ मुसलमान लोग रहते थे, कश्मीरी लोग को कुछ वो जानते पहचानते थे तो वहाँ वो रहने देते थे, लेकिन वहाँ भी बड़ी खराब, मतलब बहुत अच्छी ये नहीं थी, लेकिन तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता था, वहीं रहते थे। कश्मीरी स्टूडेंट्स यूज टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अकोमोडेशन टू लिव एंड स्टडी इन दिल्ली। तो बताइए कि ऐसा होगा और कश्मीर में हालात थे, वो लोग अपने आप को फिर इंडिया का पार्ट नहीं मानते थे, तो इसमें कहाँ गलत था? क्योंकि आप उनको तो अपने यहाँ रहने भी नहीं देते हो, जगह भी नहीं देना चाहते हो, और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो कि कश्मीर में बड़ा पेट्रियोटिज्म होना चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, कहाँ से रहेगा? बट आफ्टर द कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी इसमें काफ़ी काम किया, और फिर आगे चल के इस पर हुआ, लेकिन अब तो फिर अलग ही पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने काफ़ी इसमें काम किया था, और वहाँ रेलवे वगैरह बनाया, जोड़ा, हालात ठीक किए, सरकार वहाँ ठीक किया, कि देन कश्मीरी स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू कम ए लॉट इन दिल्ली, और दे स्टार्टेड टू गो टू ऑल द सिटीज़। पहले वो लोग बाहर जाते भी नहीं थे, और इस कारण वहाँ का यूथ बहुत मिसगाइडेड था। तो बाद में उनको हर जगह जो है किया गया, आसान किया गया। मतलब इनफैक्ट यू नो व्हेन आई वाज माई सेल्फ गोइंग टू बैंगलोर टू अपीयर फॉर सम इंजीनियरिंग एग्जाम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, एंड
it happened that one Kashmiri family was traveling with the same, जहाँ मैं बैठा हुआ था वहीं वो लोग भी, and there was no male person as far as I remember. There were only one senior female, ओल्ड एज मतलब फीमेल थी एक, और उनके साथ 2-3 लड़कियां वो लाई थी मतलब एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, एंट्रेंस. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू फाइंड कि भाई कश्मीर से बेंगलोर आ रही है एग्ज़ाम देने के लिए, एंड लेडी इज़ अकम्पनिंग देम सो फार. And I will narrate you a real incident. I was sitting, I had a lot of friends who were sitting, we had reservation in the same coach, and we started to talk. Though I was quite bold, तो I used to talk freely with any, क्योंकि मैं बाहर रहा था शुरू से, बहुत से थे जो बाहर नहीं रहे थे, इंटरेक्ट इतना नहीं, तो they were feeling hesitant talking to girls or ladies. And then they offered some sweets to eat. The lady, she offered some sweet to eat. So my friend डिनाइड कि नहीं नहीं हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, इस तरह करके. एंड शी फेल्ट बैड. तो और वो बोली कि बेटा इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, देखो मैं खा के दिखा रही हूँ आपको पहले. तो आई ऑल्सो फेल्ट बैड कि भाई ये लोग का अजीब एटीट्यूड है लड़कों का, भाई पढ़े लिखे लड़के ऐसे करते हैं. तो फिर आई कहे कि नहीं लाइए आंटी मैं खाता हूँ, दिखा. तो फिर जब मैंने खाया तो मेरे कुछ दोस्तों ने फिर शेयर किया. तो वी हैव सच टेंडेंसी कि भाई नहीं, तो कहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ के लोगों से आपके द्वारा डाल. So see, we tend to act like we are different or some other people are different. तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर वो भी आपको अपने जैसा समझेंगे. सो व्हेन आई एम टॉकिंग एट नेशनल लेवल, कि जब कश्मीर के लोगों को बिल्कुल अलग ढंग से यहाँ ट्रीट किया जाता है देश के बाकी लोगों के द्वारा, तो हाउ कैन दे फील दैट दे आर पार्ट ऑफ द सेम कंट्री, दे आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन. तो नेचुरल है, जब हम वहाँ गए, आई वेंट टू कश्मीर, तो वो मुझे कहते हैं आप इंडिया से आए हो. एंड आई वॉज सरप्राइज्ड. जहाँ जाए वो बोले अच्छा आप इंडिया से आए हो, आप इंडिया से आए हो. तो आई वॉज सरप्राइज्ड. दो आई डिड नॉट रिएक्ट, बट आई वॉज फीलिंग सरप्राइज कि जहाँ जो कह रहा था अच्छा आप इंडिया से आए हो, आप हिंदुस्तान से आए हो, तो दे बिलीव दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. तो दैट बिलीफ वी हैव क्रिएटेड. अब वहाँ आप नहीं पता ना, पहले आज से 8-9 साल 10 साल पहले की बात बता ना, वहाँ यहाँ का टीवी आता था ना, यहाँ का रेडियो. वहाँ टीवी चैनल भी आता है पाकिस्तान का, वहाँ रेडियो चैनल भी आते हैं पाकिस्तान के, न्यूज़ वहाँ आते हैं पाकिस्तान से. इंडिया का ना वहाँ न्यूज़ पहुँचता था, रेडियो पहुँचता था, ना टेलीविज़न पहुँचता था. तो हाँ हैं कश्मीर में नहीं, अब तो शुरू हो गया है इधर, 5-10 साल में किया गया है. तो धीरे धीरे भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार ने भी कुछ कदम उठाए थे, लेकिन इसमें भाजपा सरकार ने अब ज़्यादा कदम उठाए हैं. तो वहाँ के लोग क्या है कि या तो बीबीसी सुनते थे, नहीं तो पाकिस्तान का न्यूज़ सुनते थे रेडियो वगैरह पे, और टीवी पे तो पाकिस्तानी चैनल आते थे. तो वो कल्चरली भी वहीं से जुड़ाव उनका हो जाता है, तो वो क्यों अपने आप को समझेंगे इंडिया का पार्ट. इस पर भाजपा ने काम किया है. मैंने भी कई जगह बोला था इन सब चीज़ों को लोगों को
जो भाजपा से जुड़े हुए थे या आरएसएस से जुड़े हुए, तो इस पर काम किया है काफ़ी की। तो कहने का मतलब है कि एक्सक्लूड हम कर देते हैं, जो फैसिलिटीज़ हम लोग को मिल रहा है वो उनको आप नहीं दे रहे हैं, जिस तरह से हमें ट्रीट कर रहे हैं वैसे उनको नहीं ट्रीट कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं उनको ना आप रहने के लिए कहीं सुविधा देते हैं ना उनको एक जैसा, और जबकि व्हेन आई वेंट देयर आई वाज ट्रीटेड वेरी वेल, मतलब आई कुड नॉट एक्सपेक्ट दैट कश्मीरी पीपल वुड बी सो गुड towards me. In all the states wherever I have traveled, best treatment I received in Kashmir. तो I was very surprised. बट यही है कि कम्युनिकेशन गैप था जो अब धीरे धीरे शुरू हुआ है, और इस वजह से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ थे। तो यही, मैं तो एक आपको नेशनल लेवल का एक उदाहरण दिया एक राज्य का, वैसे ही समाज में होता है कि जब आप एक दूसरे, जो चाहे वो जाति के आधार पर हो या पैसों के हैसियत के आधार पर हो, जिस आधार पर भी हो, तो जब आप किसी को अलग वो कर दोगे अपने से, तो हाउ कैन ही बी द पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी, हाउ कैन ही फील। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो एक अलग जगह पर गरीब लोगों के बीच में ही रहे। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम इंडिविजुअल लेवल पर कर देते हैं। पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों कहेंगे उसके बच्चों के साथ मत खेलो, उसके बच्चों के साथ मत खेला करो। ये होता है अनजाने में या जैसे भी कहिए, ये हम लोग करते हैं, क्रिएट करते हैं। उनके बच्चों के साथ मत खेलो, वो बच्चों के साथ वो ढंग से नहीं कपड़े पहने रहता है, वो ऐसा है करके हम लोग ये सब बच्चों के माइंड में क्रिएट कर देते हैं। तो धीरे धीरे उसके माइंड में क्रिएट होने लगता है कि हाँ हमें इसके साथ नहीं मिलना है, उससे बात नहीं करना है, उसके वहाँ नहीं जाना है। तो उसी को यहाँ कहा जा रहा है कि द पुअर पीपल दे आर फोर्स्ड टू लिव इन पुअर सराउंडिंग्स विथ पुअर पीपल एंड दे कैन नॉट इंजॉय इक्वल स्टेटस टू द बेटर पीपल ऑफ द सोसाइटी, बेटर सराउंडिंग। ठीक है, यही देखिए, इसी को आगे लिखा है, ब्रॉडली इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others dare better enjoy। वही यहाँ पर जो अभी आपको बात मैंने समझाया उसी को लिख दिया गया है सेंटेंस रूप में, कि मोटे तौर पर कहा जाए एक ऐसी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिससे लोगों को, एक इंडिविजुअल को या ग्रुप्स ऑफ पीपल को हम कई तरह की फैसिलिटीज़ से एक्सक्लूड कर देते हैं, फैसिलिटीज़ से, बेनिफिट से, अपॉर्चुनिटीज़ से, जो कि दूसरों को, जिनको वो बेहतर समझते हैं, उनको वो आराम से मिलता है। ठीक है, तो इट्स टिपिकल एग्जाम्पल इज द कास्ट, देखिए लिख ही दिया, its typical example is the caste system in India, in which some castes have been excluded from equal opportunities। कि अब कुआं है तो वहाँ भाई ये जाति के लोग नहीं पानी लेंगे, ये जाति के ही लोग पानी ले सकते हैं। यहाँ है तो यहाँ इसको, मतलब बहुत तरह का, इसको मैं क्या डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। द कास्ट सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन दिस, और यहाँ इसी की बात हो रही है, तो इसको हम कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। जैसे बहुत सारी फिल्मों में मैंने देखा, या बहुत सारे होता है, रियलिटी में होता है चीज़ों में, फिल्में तो एक माध्यम है दिखाने का, कि आपका सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस का कोई रिलेशन नहीं होता है। कई में ऐसे देखने को मिलेगा कि भाई भले आप, और है ये रियलिटी में है, आई एम सीइंग इन गवर्नमेंट, आप भले एक अफसर होंगे लेकिन आप बाकी अफसरों के बीच में नहीं आपको कोई बैठाएगा अपने बगल में, क्योंकि आप किसी कास्ट के हैं। इनफैक्ट आपका जूनियर भी आपका रिस्पेक्ट नहीं करता है क्योंकि आप कोई कास्ट के हैं। है जूनियर, लेकिन ही विल नॉट गिव द सेम रिस्पेक्ट टू अदर्स हु आर ऑफ सम अदर कास्ट, बट टू अदर हु इज ऑफ डिफरेंट कास्ट।
ही इज़ नॉट अलाउड टू ईट विथ सिट विथ अदर्स, जूनियर्स के साथ भी उसको कोई जूनियर भी उसके बगल में नहीं बैठेगा जाके कोई कार्य। तो रैंकिंग से गवर्नमेंट में और सोशल उसका जो अपने समाज में या वहाँ के या नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज में चल रही हैं और चल रही हैं, अच्छी या बुरी हम क्या बोलें, हम बोलने वाले कौन होते हैं, क्योंकि आई हैव नो से, आई एम एन इंडिविजुअल just like there are so many individuals and society is made of so many individuals। तो ठीक है, I can express my views but ultimately it is the society, the understanding of the society। समाज को जो लगता है समाज वही करता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, अगर उसको लगता है कि नहीं भाई हमें ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए तो किया जाता है, अगर डिस्क्रिमिनेशन उसको लगता है कि करना चाहिए तो डिस्क्रिमिनेशन करता है। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड सोशल एक्सक्लूजन। समझ में आया? सोशल एक्सक्लूजन, इसको कोशिश करिएगा फिर से समझने का, इसको लिख लीजिएगा। बहुत अच्छे एक पैराग्राफ है लेकिन बहुत ही बेहतरीन, बहुत इफेक्टिव है। इसको एक एक वर्ड दम आपको पी जाना है, बोले आपको गीता रामायण, इसको समझ लीजिए। और ये आपको जो इतना मॉडर्न एडवांस नोट्स है मिल रहा है लेटेस्ट, जो कहीं बोलिएगा तो इम्प्रेस हो जाएगा लिख पढ़ने वाला या सुनने वाला। बहुत बढ़िया चीज़ है आपको दिया जा रहा है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये कहीं भी एस्से में लिखने में आपको बहुत बढ़िया, बहुत नंबर दिलवा देगा। नहीं, कहीं भी, मतलब खाली जरूरी नहीं कि पॉवर्टी पर ही एस्से आए, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं लिखने में। जहाँ अगर गरीबी का या एक्सक्लूजन का आप बात कर रहे हैं, बहुत ब्रॉड इशूज़ है ये सब कास्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ कहीं आ जाएगा, वहाँ आप लिख सकते हैं, है ना, बहुत जगह कहीं भी लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छी लाइनें हैं, बहुत अच्छा तरह से बात को समझाया गया है, इसलिए सबको आप बिल्कुल हर तरह से, मतलब कहीं भी आप इसको उठा के पटक दें जहाँ अगर जुड़ा हुआ है उस मामले से। तो बहुत बेहतरीन ये सब है जो लाइंस हैं, इनको अच्छे से पढ़ के समझ के लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। बोल के, बोलना भी है, बोलिएगा भी, ओरली भी बोल के, सबको बोल बोल के पढ़िएगा। मुंह बोलने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए कहीं बोलना है तो आज यही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में वल्नरेबिलिटी, बड़ा टॉपिक है वो भी, उसको करेंगे। आज इतना रखिए और इसको थोड़ा टाइम दीजिए, इसको समझिएगा फिर से और लिख के प्रैक्टिस, डायग्राम वगैरह जो है उसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायग्राम दम दिमाग में रहना चाहिए, फट से दोनों को जो सर्किल है उसको बनाना चाहिए। और कुछ है नोट्स वगैरह बना लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।